कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सहूलतें एक जस्टिस को मिलती हैं, जितनी सहूलतें एक जज को मिलती हैं, उतनी सहूलतों में तो पाकिस्तान में कोई केस बाकी नहीं रहना चाहिए। रिक्वेस्ट पर हक नहीं मिलता। ओके रिक्वेस्ट पे सिर्फ वो बात समझाई जाती है जो मेरी है ही नहीं। तो मेरा जो है वो मुझे देना, मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं शनाख्ती कार्ड दस्तखत करता हूँ, ओके हुकूमत का काम है मुझे देना। तो मैं ज़बरदस्ती मांगूँ उससे मैं अपना ज़बरदस्ती ना मांगूँ, मैं उनसे कहूँ कि मेरा जो हक है वो आप मुझे दें। अगर वो आप नहीं मेरा दे रही, वो इतने हाँ, अरसे से नहीं दे रही तो फिर बोले मैं क्या क्या है? करूँगा? फिर मैं 5 एक साल कैदी है, कोई भी कैदी इंसानी हकूक़ ये कहते हैं कि अगर वो कैदी भी है, मुजरिम भी है, लेकिन उसके साथ इंसानी रवैया अख्तियार किया जाए। क्या हमारी पुलिस जो रवैया अख्तियार करती है कैदियों के साथ, ये इंसानी रवैया है? सिंध के अंदर एक पुलिस की नौकरी कितने की बिकती है? मैं आपको बताऊँ, बताएँ। एक नौकरी बिकती है 20 लाख रुपए की। ये जो 20 लाख रुपए वो देता है, वो किसको देता है? मिडलमैन को देता है। मिडलमैन कौन होते हैं? मिडलमैन कौन होते हैं? मिडलमैन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं जो जाकर उस वज़ीर से राब्ता करते हैं। आपकी वो मुराद है कि पीपल्स पार्टी जो वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, वो वहाँ लोगों से पैसे लेके नौकरियाँ हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जज अपना काम ठीक से नहीं कर रही, पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही, हुकूमत अपना काम नहीं ठीक कर रही। इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार हम एस्टेब्लिशमेंट को यानी फ़ौज को ही क्यों ठहराते हैं? आपको पता है सिंध की जेल का जो वज़ीर है, वो मैट्रिक पास भी नहीं है। ओके, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नाम मैट्रिक क्या है पास उनका? आपको पता है कि डीएचए सिटी जो है वहाँ पर एक बनी है, वहाँ पर जो ना एक आपके बहुत मशहूर चैनल है, उनका एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जी हाँ। उन्होंने सारा पानी वहाँ से निकाला है। एक मशहूर चैनल है पाकिस्तान टीवी का। नाम लेना। फातिमा कुबरू की उम्र थी 11 साल, 12 साल। वो एक शाह साहब के घर में काम करती थी। सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए थे शाह साहब के घर में। शाह साहब ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसके घर वालों ने मार दिया उसको। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या उम्र थी बेटियों की? एक की 11 साल, एक की 12 साल। मैं चीख गया उसके सामने। मैंने चीख, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी इतनी कम उम्र बेटियों से शादी करवा दी तुमने? कहने लगे मैं यहाँ से उमरकोट जाता हूँ ना, तो मुझे जो ना 3000 रुपये मेरा खर्चा होता है। आने जाने में मैंने दवा लेनी होती है, वहाँ से मैं टीबी का मरीज़ हूँ। अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ ना तो मेरे 8000 रुपये खर्च होते हैं। मेरे घर में बर्तन नहीं है, मेरे साथ रहती तो भूख से मर जाती। वहाँ कम से कम पेट भर के तो मरेंगी, खाकर तो जिंदा रहेंगी। आप मुझे बताएं ना कि हमारे माशरे के अंदर खुला का रुझान क्यों बढ़ गया? खुला के रुझान के बाद जो लड़की घर पर आती है उसकी इज्जत क्या होती है? मर्द की तो इज्जत होती है, खुला दे दी उसने, भाई दूसरी शादी कर ली, उसमें कहेंगे कि क्या क्या पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वेस्टर्न मीडिया या वेस्ट की जानिब से कि पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते, अक़लियतों के उनके हकूक़ उनको प्रॉपर्ली नहीं मिलते, क्या ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त है या ये प्री प्लान प्रोपेगेंडा है, हमारे खिलाफ कोई साजिश है? हमेशा पाकिस्तान के हवाले से इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, इंडिया के बारे में बात नहीं की जाती। इसराइल जो मज़ालिम कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं की जाती, जो अमेरिका की जानिब से मज़ालिम किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? फ़लस्तीन का मसला जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला कश्मीर है। आपके साथ सैयद अली गिलानी साहब का यही नारा था ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। हम भी इसी तरह से समझते हैं। और हमारी तरफ से भी ये नारा होना चाहिए कि हम सब कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। मुसलमान ममालिक को इस बारे में सोचना चाहिए और जो OIC बना हुआ है एक मुसलमानों का एक इत्तेहाद है, उसको मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है और वो सारे मुसलमान मिल के अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ दुनिया के सामने। कौन से ममालिक हैं? इस्लामी ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक। कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एमल जदून और आप देख रहे हैं सोच की सिमत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जमशेद हुसैन साहब। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंसानी हकूक़ के बुहरान या मुख्तलिफ क्या सराहियाँ जो फैलाई जाती हैं या बात की जाती है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से एक्चुअली क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये फील्ड में काम कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट काउंसिल जो पाकिस्तान की है उसके चेयरमैन हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे एग्जैक्ट सिचुएशन जानते हैं। तो इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। खैरियत से हैं सर। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। इस प्रोग्राम में बहुत ममनून है आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें नज़र में रखा जाता है। तो एक्चुअली जो सिचुएशन है ना, वो जानने के लिए आपको हमने बुलाया है। बहुत शुक्रिया। सर, थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें 5 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट है उसमें हम सवाल-जवाब करेंगे आपसे, दूसरे सेगमेंट फिर आगे हम मज़ीद 5 सेगमेंट करेंगे, लेकिन पहला थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा, बाकी जो हैं वो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं। तो हम डायरेक्ट अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सर, थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा कि जो इंसानी हकूक़ हैं बेसिकली, एक तो थोड़ा-सा उनको डिफ़ाइन करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और दूसरा हमेशा ये देखने में आता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये कहती है कि सब अच्छा है और वो हमेशा उसको अच्छा प्रेज़ेंट करती है कि इंसानी हकूक़ की कोई वायलेशन नहीं हो रही और सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अपोज़िशन या बाकी जो लोग हैं या सहाफ़ियों की जानिब से हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंसानी हकूक़ प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर रही। आप थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि क्या हुकूमत या रियासत इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में मुहैया करने में कामयाब हो पा रही है? बहुत शुक्रिया आपका पहले तो कि आपने मुझे इस मौजू पर बात करने की दावत दी कि मैं इस मौजू पर बात करूं।
ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में काम करती है और हम पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक और आज़ाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान और फिर कराची और खैबर पख्तूनख्वा पूरे में हम काम करते हैं। और हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देखते हैं, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं और इंसानी हकूक़ के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अमेरिका में भी हैं। ओके। पाकिस्तान में सिर्फ इंसानी हकूक़ के मसाइल नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में हर भी हैं। जगह पे हैं अच्छा, एग्जैक्टली। उसकी वजह ये होती है कि दुनिया के अंदर कभी भी कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती है, हर चीज़ हम्म। अनबैलेंस होती है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ देखा यह गया है कि आज़ादी इज़हार राय पर जब भी बात होती है तो हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट का इशू है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आज़ादी इज़हार राय पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज़ादी इज़हार राय पे बात कर लेते हैं। ओके। गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से एक बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो है ट्विटर और एक्स पर पाबंदी लग गई थी और वो पाबंदी लामहला ख़त्म हो गई और लामहला वो उस पर अब कोई बात नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी जो चीज़ होती है ना उसकी पाबंदी पर बात कर रहे होते हैं, हम अच्छाइयों की तरफ नहीं गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आज़ादी इज़हार राय भी इसी तरह से ओके। ही है। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से हम थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। ये बात तो ठीक है कि फ़लस्तीन के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई सहाफ़ी कत्ल हुए इस साल में तो वो पाकिस्तान में हुए हैं, ये तो कोई दो ओके। राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे मसाइल ये हैं कि ज़्यादातर हमारे यहाँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो कुछ और दुश्मनियों की वजह से भी सहाफ़ी कत्ल हो जाते अपने हैं। पर्सनल हाँ, ग्रजेस की वजह अच्छा, से उसकी जाती। वजह से भी, लेकिन बहरहाल सहाफ़ी का कत्ल तो सहाफ़ी का कत्ल ही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और मसाइल भी हैं। मिसाल हम्म। के तौर पे हमारे यहाँ 50% ख़वातीन हैं और ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाइल हैं पाकिस्तान में। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो काम कर सकती हैं लेकिन नहीं करती, उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, कराची में फैक्ट्रियों में काम करती हुई 5 लाख ख़वातीन हैं। ओके। 5 लाख ख़वातीन के साथ सबसे बड़ा मसला वहाँ पर हरासमेंट का होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम करती हैं। लेकिन वो हरासमेंट होती किस तरह से है? वो हरासमेंट होती इस तरह से है कि डायरेक्ट मिल का मालिक जो है वो खातून से एग्रीमेंट नहीं करता, वो ओके। थर्ड पार्टी पे एग्रीमेंट करता है। थर्ड पार्टी पे एग्रीमेंट करता है, जो थर्ड पार्टी होती है वो अपने वो जो 40,000 रुपये हुकूमत की तरफ से तनख्वाह रखी गई है उसको कम करके उसको 30,000 देती है। वो ज़रूरतमंद औरत होती है, उससे दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तो ये केसेस। इसके ऊपर हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि अगर हुकूमत ने एक चीज़ मुख्तस कर दी है तो उससे कम पैसे देना, फिर हुकूमत का एक्शन तो अच्छा, बनता है वहाँ पे। अच्छा, मसला ये होता है कि हम भी इस पर बात कर रहे होते हैं, हम लोग उससे कहते हैं, हम दरख्वास्त दें, लेकिन गरीब आदमी हमारे यहाँ जो है ना इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ कितने फ़ीसद लोगों के बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं, डायरेक्टली लोगों को सैलरियाँ मिलती हैं, उनको जितनी मिल जाती हैं उस पर वो राज़ी हो जाते हैं। मतलब वो उनको जो मिलता है वो खुश हो हाँ, जाते हैं, उस पर वो खुश हो उसके जाते ऊपर हैं, हाँ। आवाज़ नहीं आवाज़ उठाते। नहीं उठाते, आवाज़ जो लोग उठाते हैं, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको अदालतों से सीधी-सी बात है कि उनको उसका कोई कोई ना कोई नेमुल बदल भी मिलता है, लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ ना उठाने की वजह ये है कि हम लोगों की अमूमन जो साइकी है वो ये है कि हम जो है ना वो कोई अगर गटर खुला हुआ होगा, हम उसके ऊपर कोई चीज़ डाल देंगे, ये बंद हो जाए ओके। और कोई चीज़ रख देंगे। हम मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहे होते। इसलिए इन ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें आप क्योंकि बहुत क्लोज़ली काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी पड़ती है वो किस पे पड़ती है? आपको नहीं लगता कि हुकूमत के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ती है और हुकूमत इस चीज़ की ज़िम्मेदार है? देखिए, हमारे यहाँ तो बुनियादी तौर पे तो हुकूमत ही ज़िम्मेदार है। हुकूमत के बाद जो है ना माशरे के वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो माशरे को समझते हैं, माशरे पर बात करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है इस पर बात करें। आप मुझे बताएँ, आप भी एक सहाफ़ी हैं, आज तक किसी सहाफ़ी ने फैक्ट्री के ऊपर प्रोग्राम किया है किसी ख़वातीन के ऊपर? आप मुझे बता दें, मैं आपको 3 महीने की हिस्ट्री देता हूँ, कोई चैनल मुझे बता दें जिसने ख़वातीन ये बहुत अहम बात कर रहे हैं हाँ। और मैं हुँ। वाक़ई मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान में वुमेन्स के हवाले से बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत से साफ़ी हैं, हमारी फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं वो काम करती हैं, बल्कि मैं तो यहाँ पे मैंने वुमेन राइट्स के लिए प्रोग्राम भी किए हैं। और लेकिन ये जो आपने पॉइंट्स बताया कि जो जॉब कर रही होती हैं और वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर ज़रूर हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि मैं वैसे क्योंकि आपसे सवाल करने लग गया हूँ, हमारे यहाँ जो है वो बड़ी तादाद के अंदर फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है। लोगों की फैमिलीज़ तबाह हो रही हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। और बात करता है तो क्योंकि हमारे यहाँ एक लोगों की अप्रोच है कि अगर बस के अंदर 2 लोग मर जाते हैं तो उसकी खबर होती है एक्सीडेंट में। लेकिन 48 लोग जो बच जाते हैं वो खबर नहीं होती। हम हुँ। खबर को अमूमन इसी एंगल से देख रहे होते हैं। माशरे के अंदर बहुत सारे और मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ह्यूमन राइट्स का एजुकेशन का है। लोगों को बुनियादी एजुकेशन नहीं मिल रही। हुँ, हुँ। मुझसे एक हुकूमत का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हुकूमत ने मुझे सिक्योरिटी देनी है,
हुकूमत ने मुझे एजुकेशन देनी है, हुकूमत ने मुझे हेल्थ देनी है, लेकिन तीनों चीज़ें देने में नाकाम है। नाकाम है बिल्कुल। नाकाम क्यों है कि आप शायद इस्लामाबाद के सराउंडिंग में तो जो स्कूल्स हैं सरकारी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा आप स्कूल्स को देख लें तो आपको पता चलेगा कितने फ़ीसद बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने फ़ीसद बच्चे स्कूल नहीं जाते। और ना जाने की वजह ये होती है कि हुकूमत इस पर कोई काम ही नहीं कर रही होती। हम ये तो कहते हैं, हम अगर चाहें तो कोविड की वैक्सीन सारे बच्चों को लगा सकते हैं, लगा सकते हैं हम एग्जैक्टली। चाहें तो पोलियो पोलियो की के कतरे कैंपेन सबको पिला सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। और इस पर हम क्यों इमरजेंसी नाफिज नहीं करते हैं? क्योंकि हमें बिल गेट फंड नहीं देता। मैं आपकी बातों से ये महसूस कर रहा हूँ कि हुकूमत इस मसले को संजीदा ही नहीं लेती और वो ठीक करना ही नहीं चाहती, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, थोड़ा सा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आपने बात की, तो ह्यूमन राइट की जब भी बात आती है तो उसमें हुकूमत, अदलिया और पुलिस, इनका बहुत कलीदी किरदार और इनको बहुत अहम पहलू समझा जाता है इस हवाले से। तो थोड़ा सा हम हुकूमत के हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे, अदलिया के बारे में बात करेंगे और पुलिस का भी जो रवैया है उस हवाले से भी बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपके ख़्याल में ये जो इंसानी हकूक़ का जो इस टाइम पे मसला है, सबसे ज़्यादा कौन सा, जैसे हमने हुकूमत की बात की, अदलिया की बात की, पुलिस की बात की, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो ये बुरहान है इंसानी हकूक़ का, इसको हम कम कर सकें, इसको बेहतर कर सकें? अच्छा, ये मुझे मैं दरअसल मैं वैसे मेरा ताल्लुक सिंध से है। मैं आपको बताता हूँ कि हम कराची शहर में करीबन जो है वो 3 करोड़ लोग हैं और एक फ़र्द पर आपको पता है कि करीबन जो है वो 500 अफराद पर एक पुलिस वाला आता है, या ओके। बल्कि 1000 पर एक पुलिस वाला आता है। या हमारे पास लोग ही नहीं है मौजूद। पुलिस अच्छा, अफराद दूसरी की हाँ, कमी है अफराद की मतलब। कमी है। दूसरी मसला ये कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना आती है। कितने केसेस के अंदर लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना आती है। और अदालत का आलम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सहूलतें एक जस्टिस को मिलती हैं, जितनी सहूलतें एक जज को मिलती हैं, उतनी सहूलतों में तो पाकिस्तान में कोई केस बाकी नहीं रहना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली। इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है ना वो अदलिया की मरात के ऊपर तो ऊपर वाले नंबर पर है, लेकिन इंसाफ देने में जो है ना दुनिया के नीचे वाले नंबर पर है। 130वें नंबर पे हाँ हैं हम, हाँ हाँ 140 में हाँ। से, वो ये अलमिया है। लेकिन फिर बात वही आती है कि आपको नहीं लगता कि ये सारी जिम्मेदारियां फिर जाके एंड पे हुकूमत पे जाती जी, हैं, कि हुकूमत पर हुकूमत इसकी जाती है। जिम्मेदार है? देखिए मसला ये है कि हम हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ट्रेंड है सिफारिश का, हमारे यहाँ ट्रेंड है मेरिट का नहीं। मेरिट का ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। मेरिट को होने में थोड़ा टाइम लगेगा पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लगता है। और मेरिट ना होने की वजह से जो नॉन मेरिट लोग होते हैं वो अपनी पसंद के लोगों को ऊपर लेकर आते हैं। और पसंद के लोगों की वजह से आप देखें ना कि पीआईए पर इस वक्त बहरान है, पीआईए की जहाज़ नहीं चल रहा है। हम्म। और ना चलने की वजह यह है कि लोगों को अनमेरिड रखा हुआ था, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था और इस वजह से प्रॉब्लम क्या है। आप, वजह क्या है असल में? हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि ये मसाइल हल हों? ये बेसिक बुनियादी तलीम का जो इशू है, हेल्थ का इशू है, बहुत सारे और मसले हैं। हुकूमत इसको ठीक क्यों नहीं चाहती? असल क्या, आपको क्या रीज़न क्या लगती है इसकी? ये जवाब तो हुकूमत दे सकेगी। वैसे मैं तो आपको ये बता सकता हूँ हुकूमत नहीं करती है ये सब नहीं चीज़ें। करती। हाँ, कोई तो वजह होगी ना उसकी कि वजह क्यों ये नहीं करना अच्छा चाहते हो? मसला ये हो कि तरजीहात नहीं है ना। ओके। मिसाल के तौर पे आपके घर में तरजीह हो, आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। आपको ये 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपये अपनी बहन को देने, ये तरजीह है आपकी। हम्म। लेकिन आपको जो है ना वो इसमें से 5,000 रुपये देने हैं किसी एक ऐसा आदमी को जिसके पास राशन की ज़रूरत है, आप नहीं देंगे उसको। और हम्म। ना देने की वजह आप इसलिए कि आपकी तरजीह नहीं है वो। हालांकि 5,000 बहुत छोटी रकम है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर लोगों के अंदर बुनियादी इंसानी जज्बा बहुत मौजूद है, बहुत मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर अगर कहीं सबसे पर भी ज़्यादा खैरात मुसीबत दी आती है जाती तो है। यहाँ के लोग निकलते हैं। आप 2005 के ज़लज़ले को देख लें, लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। वैसे ही था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जो है वो महाजरीन के साथ जिस तरह से बर्ताव रखा वहाँ के लोगों ने, जिस तरह उनको हेल्प वेलकम किया, सब कुछ उनका निछावर कर दिया अपना। इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर ये जज्बा मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, वो जज्बा वक्ती होता है, उसको चलाया नहीं जाता। और मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों को इतना ज़्यादा वो कर दिया जाता है कि या शेख अपनी देख के अंदर के लोग जो है ना इसके अलावा सोचते नहीं कि मैं मेरी ब्रेड एंड बटर का मसला है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको ये पता चले कि आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं कि आपके घर में जो है ना वो आग लग गई है, और वो इतनी शदीद लगी है कि आपके बूढ़े वालिदैन भी घर के अंदर हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और आपकी बेगम भी सो रही है और हाल बहुत बुरा है घर का। हम्म। और घर में इतनी ख़तरनाक आग लगी है जिसकी क्या क्या बिल्कुल तबाह हो जाएगा घर। तो आप क्या करेंगे यहाँ से? मैं फ़ौरन जाऊंगा और भागेंगे फायर घर। ब्रिगेड को हाँ कॉल हाँ, करूंगा और भागेंगे घर से। कोशिश करूंगा कि वो ख़त्म हाँ हो किसी हाँ। तरह। लेकिन आप जैसे अपने घर पे पहुँचते हैं तो वो आग आपके घर में नहीं लगी हुई है, वो कहीं और लगी हुई है। आपके पड़ोस में लगी हुई है। वैसी ही आग लगी है, वैसी कंडीशन है, तो आपकी ओके। कैफियत कैसी होगी?
फ़ौरन से मतलब बदल जाएगी कैफ़ियत, वो कैफ़ियत नहीं होगी जो वो मेरे अपने कैफ़ियत घर नहीं में। होगी ना, मसला ये कि हम वो कैफ़ियत नहीं देना चाहते। जब ये कैफ़ियत देना चाहेंगे तो फिर चीज़ें जो है ना मतलब बदल हमारे जाएँगी। हुक्मरान और हमारी हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल को संजीदा नहीं लेती, नहीं उसको लेती, अपना नहीं समझती। अपना नहीं समझती, अपना ना समझने की वजह से वो समझती है कि मेरे घर में आग लगेगी तो ठीक है, किसी और के घर में आग लगेगी तो मेरी फ़िक्र नहीं है। अच्छा चलें, हमने बात तो ये कर ली कि ये मसला तो है, सबको पता चल गया है कि हमारी हुकूमत संजीदा नहीं है। इस मसले को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो, हर 5 मुल्क साल के हमारा है, पाकिस्तान तो हमारा है हाँ, ना, हमने करना है, हमने मिल के करना है। तो अगर हम मिल के करना चाहें और हम अपनी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करें, अपने तलीमी इदारों में भी, और हम खुद से कोशिश करें, तो कैसे हम ये जो पहला सफ़र है, पहला स्टेप है, वो कैसे ले सकते हैं? पहली तो बात ये है कि कभी भी मिसाल के तौर पे आपने मुझसे कर्ज़ लिए हैं 5,000 रुपए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट लेकर तो नहीं दूँगा ना, मैं कहूँगा यार मेरे पैसे दो मुझे। हुँ, रिक्वेस्ट पर हक नहीं मिलता। ओके, रिक्वेस्ट पे सिर्फ वो बात समझाई जाती है जो मेरी है ही नहीं। तो मेरा जो है वो मुझे देना, मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं शनाख्ती कार्ड दस्तखत करता हूँ, तो ओके। हुकूमत का काम है मुझे देना। तो मैं ज़बरदस्ती माँगूँ उससे मैं अपना, ज़बरदस्ती ना माँगूँ, मैं उनसे कहूँ कि मेरा जो हक है वो आप मुझे दें। अगर अगर आप वो मेरा नहीं हक दे रही, वो हाँ, इतने अरसे से अच्छा, नहीं दे रही, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं 5 साल बाद इंतज़ार करूँ उस हुकूमत को बदलूँ और नई हुकूमत लेकर आऊँ। नई हुकूमत लेके आऊँ। अच्छा, नई हुकूमत लेकर आने के लिए हमारे ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं। हम ये समझते हैं कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो सिर्फ़ इसलिए आती है कि उनका एक एजेंडा होता है। हुँ, आप मुझे बताएँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसका स्लोगन या किसका जो वो था कि जिसके ने कहा हो कि इलेक्शन में मैं ये दूँगा और फिर उसने पूरा कर लिया 5 साल के अंदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s में नारा लगाया रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी बस पार्टी का वही स्लोगन है। आज तक नहीं पूरा कर सके हम। बिल्कुल। अच्छा, आज भी जो है ना वो पंजाब के बारे में जो नारा लगता है उसको हम नहीं पूरा कर सके। आज भी सिंध के बारे में जो नारा लगता है हम उसको पूरा नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि हम जो है ना वो चाहते नहीं हैं कि चीज़ों को बेहतर करें। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इस तरह से लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं और उन ज़बानों में बहुत सारे लोग ज़बानें बोलते हैं। और हमने जो है ना बहुत सारी चीज़ों का अपना मयार नहीं तय किया हुआ है। हमने तय तय इसलिए नहीं किया हुआ है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो बिल्कुल ऐसी हैं जिस पर बहुत सारा बात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमारा निसाब तालीम क्या है? आपको पता है? हमारा ज़रिए तालीम क्या है? हम किस तरह कौन से ज़रिए से लोगों को एजुकेशन देते हैं? अंग्रेज़ी, उर्दू? अंग्रेज़ी से आपने तो उर्दू में लिखा हुआ है। हमने आज तक ये तय नहीं किया कि हमारा हमारा मीडियम क्या एक्चुअली होगा? डिफरेंट है ना, असल प्रॉब्लम ये है कि हम यकसा निसाब पाकिस्तान में कभी नाफिज ही नहीं कर पाए, और ज़ाहिर है फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ में से जो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पाए। इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में बात करें। थोड़ा सा मैं वही यही चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं, पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे, अदलिया की भी बात करेंगे कि इनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो आप इतना क्लोज से मॉनिटर कर रहे हैं हमारे जो थानों की और जेल के अंदर की जो सूरत हाल है, एक कैदी है, कोई भी कैदी, इंसानी हकूक़ ये कहते हैं कि अगर वो कैदी भी है, मुजरिम भी है, लेकिन उसके साथ इंसानी रवैया अख्तियार किया जाए। क्या हमारी पुलिस जो रवैया अख्तियार करती है कैदियों के साथ, ये इंसानी रवैया है? देखिए, पुलिस तो बुनियादी तौर पे पुलिस को तो ये तो पता ही नहीं है पुलिस का मतलब क्या है। वो तो बस पुलिस है। उसको ये पता है कि मैंने जो है ना वो आपको पता है सिंध के अंदर एक पुलिस की नौकरी कितने की बिकती है? मैं आपको बताऊँ? बताएं। एक नौकरी बिकती है 20 लाख रुपए की। अच्छा, 20 लाख लेके नौकरी मिलती है, पुलिस में नौकरी मिल मिलती जाती है। है। अमूमन ये प्रैक्टिस है वहाँ पर या पॉलिटिकल तौर पे नौकरी मिलती है और नौकरी में उसकी तनख्वाह होती है 80,000 90,000 हम्म। और नौकरी 20 लाख रुपए देकर आया। अब जिससे लेकर आया है तो वो क्या करेगा? उसको पैसे देगा, मार्कअप पे लेकर आया होगा, सूद पे लेकर और आया ये होगा। जो उसको 20 पूरा कहाँ से करता है ये वो? जो 20 लाख रुपया वो देता है, वो किसको देता है? मिडलमैन को देता है। मिडिल मैन कौन होते हैं? मिडलमैन कौन होते हैं? मिडलमैन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं जो जाकर उस वज़ीर से राब्ता करते हैं। आपकी वो वज़ीर मुराद है कि पीपल्स पार्टी जो वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है वो वहाँ लोगों से पैसे लेके नौकरियाँ पुलिस आप में देती अंदाज़ा है उनको? लगाएँ ना पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों के अंदर सिंध के अंदर 16,000 अरब खर्च किए हैं। आज भी कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी डंपर के नीचे लोग टूटी हुई सड़क के नीचे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? लेकिन इसलिए हर तो मैं दफ़ा आप फिर सिंध में उनको गवर्नमेंट कैसे मिल जाती है? देखें है क्या वजह क्या है? वजह ये है कि जब भी कोई वडेरा होता है ना, वडेरे के कुछ कुछ जो है ना उसके साथ कुछ जिस तरह से ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये स्पीकर है, ये माइक है, ये सब कुछ है। उसके पास वसाइल हैं। उन वसाइल के ज़रिए से वो एक बिरयानी की थैली पर या गरीब को वो करके वो कर लेता है। मैं सिर्फ आपको बदीन की मिसाल दे दूँ। हमने पिछले दिनों एक पिटीशन जमा कराई सिंध हाई कोर्ट के अंदर अ, सूद पर कि हमारे पास कोई केस आया, हमने उस पर बात की सूद पर। तो हमने फिर उस पर रिसर्च की
एक बंदा है जिसको बीमार है, वो हेपेटाइटिस सी है या बीमार है, उसने एक बंदे से 20,000 रुपये सूद पर पैसे लिए। आपको पता है वो बंदा मर गया लेकिन उसका बच्चा वो सूद अदा कर रहा है। हम्म, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोगों की ज़रूरतें, माल आ गया कुछ कम लोगों के पास और गुर्बत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे यहाँ अपर क्लास है या गरीब है। लोअर मिडिल क्लास और अच्छा, गरीब हैं, अच्छा। बिल्कुल। अब वो अपर क्लास जो है वो लोगों को इस तरह से वो करती है। अब वो अपर क्लास में वडेरा। वडेरे का एक अपना एक स्टाइल है, वो लोगों से पैसे लेता है, दीगर चीज़ें देता है और अपनी मर्ज़ी से वोट ले लेता है। आप मुझे बताएँ ना, पीपल्स पार्टी के अंदर वो सारे लोग मौजूद हैं, जिनका नज़रिया जो है ना वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सोशलिज़्म के मुखालिफ में है। हुँ, वो सारे लोग जो पहले किसी और के साथ थे, वो सोशलिज़्म की मुखालिफत में है। सही बात है, अहम बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत हर तरह का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन आपकी बातों से मैं महसूस कर रहा हूँ हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जज अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही, हुकूमत अपना काम नहीं ठीक कर रही। इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार हम इस्टेब्लिशमेंट को यानी फ़ौज को ही क्यों ठहराते हैं? ये सवाल करने का मकसद इसलिए मैं इसलिए चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, हर चीज़ का ब्लेम हम उनके ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको हम कसूरवार नहीं ठहराते। तो हम बीइंग अ सोसाइटी किस तरफ जा रहे हैं? हम अपना किरदार जो हमने पॉजिटिविटी के लिए काम करना है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, एक तो बात ये है कि हम हर चीज़ फ़ौज पर डालते हैं, तो ये कुछ चीज़ें तो होंगी ना ऐसी कि डाला तो ऐसे नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे आपने दाढ़ी रखी हुई है, मैं आपको क्लीन शेव तो नहीं कह सकता ना। ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी, अगर आप कहना चाहें तो मैं कह नहीं कह सकते हैं। सकता क्योंकि आपने दाढ़ी रखी हुई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हाल ही में गलतियाँ हों, माज़ी में गलतियाँ होती हैं और उन माज़ी की गलतियों को सुधारने के लिए हाल में गलतियाँ करनी पड़ती हैं और फिर उसको हाल को आगे हाल चलाने के लिए होता है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं ये नहीं समझता कि हर चीज़ की ज़िम्मेदार फ़ौज है। ये एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल दूसरी बात है। पाकिस्तान में हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हम फ़ौज पर डालें, ये भी गलत है। गलत। वजह ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीएलए का एक बंदा गिरफ्तार हो गया। सबको पता है कि बीएलए के इस बंदे ने ये जुर्म किया है। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, वो साबित ही नहीं कर सकी इसने जुर्म किया है। उसने धमाके किए हैं, साबित ही नहीं कर सकी। तो वो हमारा जो अच्छा, वो जो साबित प्रोसेस है, उस प्रोसेस हाँ, का प्रॉब्लम हाँ, है। उस प्रोसेस का प्रॉब्लम है। प्रोसेस जो है ना उसको इंसाफ तक नहीं लेकर जाता। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीम है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आती है। हमारे यहाँ जो है ना वो जो गिरफ्तार कर लेता है, वो गिरफ्तार करके ले आता है, जनाब इस पर वो कर लें, तो फिर बाद में वो चीज़ें नहीं निकाल सकते। और उस वकील केस को सही से फाइट नहीं करता। अच्छा, वकील केस को फाइट नहीं कर सकता। वकील तो बुनियादी तौर पे जज के सामने ये पेश करता है ना, जनाब ये सबूत है और ये सबूत नहीं है। अब उसकी बुनियाद पर जो है ना वो लूपहोल्स की वजह से जो है ना वो मुजरिम आज़ाद हो जाते हैं और वो आज़ाद हो जाते हैं तो माशरे में अपनी मर्ज़ी की चीज़ करते हैं। आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले बताया कि बलूचिस्तान में आपने बहुत काम किया है और बलूचिस्तान के मसाइल के हम जब देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो एनजीओज़ हैं मुख्तलिफ काम, वो हमेशा बीएलए और जो इस तरह की तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं तो उसके ऊपर इंसानी हकूक़ की वायलेशन और इस तरह की चीज़ें करती हैं। लेकिन कभी जैसे आप बता रहे थे कि वो जो बीएलए का जो कारकुन है या जो वो बंदा है जो वो इंसानों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी और जो इस तरह की काम कर रहा है उसको कभी वो मजम्मत नहीं करते, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली तो बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के एक आइन को हम मानते हैं। उस आइन को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम गद्दार हैं, ठीक हम्म, है ना? क्योंकि ये आइन जो है वो पाकिस्तान का किसी फ़ौज ने नहीं बनाया। ये आइन पाकिस्तान का किसी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाया है, किसी ने नहीं बनाया, पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने बनाया है। और ये अक्सरियत राय से बल्कि ज़्यादातर जो है ना वो हुकूमत ने जो है ना उसको बनाया जिस तरह से तमाम लोगों के कंसर्न लिए गए हैं और उसके बाद ये आइन बनाया गया। इस पर तमाम लोगों का ईमान है इसी आइन पर के ऊपर। इस आइन को न मानने वाले पाकिस्तान के गद्दार हैं और इस आइन पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में बहुत सारी जो मैं ये समझता हूँ बलूचिस्तान में जो ये जो हालात क्रिएट किए गए हैं, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को अनस्टेबल करना, क्योंकि दुनिया का दरवाज़ा है पाकिस्तान। हम्म, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता है, कॉरिडोर है, एग्जैक्टली। जहाँ से रास्ता निकलता है पाकिस्तान का। तो इन रास्तों पर ही सब कुछ क्यों होता है? मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स पे ही क्यों होता है ये? बलूचिस्तान पर ही क्यों होता है जहाँ पर पाकिस्तान के 2-3 बॉर्डर्स लगते हैं? जी वहाँ हाँ, पर ही क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान कि इन जगहों पर पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाता है, एक नैरेटिव बयान किया। डिस्टेबलाइज किया जाता अच्छा, एक नैरेटिव बयान किया जाता है और नैरेटिव ये होता है कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को जो है वो बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहा है। इसमें कोई बात, मैंने कहा ना पूरी दुनिया के अंदर हकूक़ नहीं मिलता है। इसमें बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते लोगों को।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियासत की मुखालफत में नारा लगाना शुरू कर देंगे। ये भी दुरुस्त बात तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो ज़िम्मेदारी है हुकूमतों की वो भी नहीं अदा करती। मिसाल के तौर पे लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। लोग हुँ, बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है उनसे। लोग बैठना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो हम वहाँ पर हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोगों को सुनते हैं। हुँ, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे नौजवानों को सुनते हैं और उसके बाद नौजवानों के बारे में नौजवानों के पास सिर्फ़ इसके सिवा कोई जुमला नहीं निकलता कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहा है। अब उनसे कहें भई हकूक कौन से नहीं मिल रहे हैं आपको? तो उसके बाद वो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी का हम एनालिसिस निकालते हैं तो किसी न किसी घर के अंदर नौकरी होती है। अब बेबे बलूच जो है वो सरकारी नौकर थी। हुँ, जो मारंग जो है वो डॉक्टर सरकारी नौकर मारंग। डॉक्टर थी। ऐसा नहीं नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उस पर उनका वो है कि बलूचिस्तान के अंदर से मिसिंग पर्सन क्यों है? अच्छा मिसिंग पर्सन होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये नहीं होना चाहिए। मिसिंग पर्सन किसी मुल्क के अंदर भी नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, लोगों को अदालतों के सामने पेश होना चाहिए और सारी चीज़ें कर लें। लेकिन उन मिसिंग पर्सन की ज़िम्मेदार अगर हुकूमत नहीं कर रही तो अदालतें उसकी ज़िम्मेदार हैं। हुँ, हुँ। अदालतों में उसके केस चलाए जाएँ और अदालतें ऑर्डर्स करें इस पर। लेकिन अदालतें भी ऑर्डर्स नहीं करती हैं तो उस पर बात होती है। हम ये अच्छा, समझते हैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे मारंग बलोच की आपने बात की और इस तरह बहुत सारे जो दीगर लोग हैं, उनका हमेशा ये कहना होता है कि इंसानी हकूक़ उनको नहीं मिल रहे और उनको जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको अगर डॉक्टर मारंग बलोच की बात की जाए, वो अपने आप को डॉक्टर भी कहती हैं, वो डॉक्टर भी हैं। और इंसानी हकूक़ अगर ना मिलते तो वो डॉक्टर कैसे बनती? दैट्स मीन रियासत ने तो उनको जो उनका बुनियादी हकूक़ था वो डॉक्टर बनी, तालीम के लिए फैसिलिटेट किया तो वो सारी चीज़ें तो उनको प्रोवाइड की। उसके बाद फिर रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना और बीएलए जैसी तंज़ीम का साथ देना क्या इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन बनती है? देखिए बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के जो मसला है ना, वो सिर्फ़ मारंग का मसला नहीं है। ओके। बलूचिस्तान का मसला जो है ना, वो बलूचिस्तान के लोगों की एक महरूमी है जिसको दिखाया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं वो नहीं दी गई हैं, नहीं दिखाई गई हैं। मारंग बलोच के वालिद साहब जो है वो अ, एक मिसिंग पर्सन हुए, उनको अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया। अदालत बाइज़्ज़त बरी करने के बाद वो उनकी डेथ हो गई जिस तरह से हुई। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन आप मुझे बताएँ कि मारंग के वालिद को बाइज़्ज़त बरी किया तो अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी किया। हुँ, हुँ। अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी किया तो उस पर जो है ना वो अदालतें क्यों इस तरह का वो करती हैं कि उनको सज़ाएँ नहीं देती, उसकी वजह ये होती है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो लूप होल है उसकी वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें वो वो सबूत प्रॉपरली सबूत प्रॉपर नहीं होते, उसकी वजह से प्रोवाइड वो नहीं चीज़ें किए नहीं होती। जाते। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो ये समझ रहे होते हैं कि जो चीज़ भी वो है ना उसको प्रोपेगेंडा किया जाए। मैंने कहा ना बलूचिस्तान में हम लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। उनके पास कोई बात नहीं होती। आखिर में वो कहते हैं ठीक है पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है। हुँ, हुँ। हमें यहीं रहना है और सब कुछ करना है। लेकिन है क्या कि जो हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे ये बनती है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका बुनियादी हक दें और बुनियादी हक देने के अलावा जो प्रोपेगेंडा होता है, हुँ, हुँ। उस प्रोपेगेंडे का तोड़ सिर्फ़ हुकूमत ना करे बल्कि उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ वैसे ही लोग बात करें ना, कि जनाब ये बात अगर गलत है तो उसको साबित करें, उसके सेमिनार्स करें, उसकी कॉन्फ्रेंसेस करें, उसकी दीगर एग्ज़ैक्टली। चीज़ें करें। बलूचिस्तान में सिर्फ़ एक मिसिंग पर्सन का मसला तो नहीं है ना। बलूचिस्तान बहुत में तो सारे और बहुत बहुत सारे मसले हैं। मसाइल हैं, जी लेकिन हाँ। मिसिंग पर्सन का मसला क्यों सामने है सिर्फ़? बलूचिस्तान में एजुकेशन पर बात क्यों नहीं होती है? जी हाँ। ये बलूचिस्तान में बहुत हेल्थ अहम पर बात क्यों नहीं होती है? पॉइंट आपने उठाया क्योंकि देखें पूरी दुनिया को पता है, हमने पूरी दुनिया को ये सबूत दिखाया है कि बलूचिस्तान के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, डेफ़िनेटली वो जो बीएलए और इस तरह की जो तंज़ीमें हैं, तो रॉ अपना काम कर रही है, उनको बैक एंड से सपोर्ट कर रही है, इसके तो सबूत भी वाज़ेह मौजूद हैं। लेकिन इस चीज़ को हाइलाइट नहीं किया जाता, सिर्फ़ मिसिंग पर्सन के ही इश्यू को हाइलाइट किया जाता है। तो ये जो स्पेशली रॉ वाली जो और बीएलए को सपोर्ट करने वाली जो इंडिया की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि इसमें हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ कहाँ पे कौन अदा नहीं कर पाए सही से ताकि हम इसको प्रेज़ेंट करें और एक्चुअली जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो अवाम के सामने ला सकें? देखिए, मैंने तो पहले आपको बताया ना कि खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स पर और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर और इन जगहों पर क्यों मसाइल होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान दुनिया का दरवाज़ा है और दुनिया यहाँ से जाती है। पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना है, पाकिस्तान तरक्की ना करे, इसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे। दूसरी वजह ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त, वो ये है कि लोगों के अंदर एक बेचैनी टिकटॉक के ज़रिए से है। हुँ, यानी कि हर दूसरा बच्चा जो है ना एक टिकटॉक बनाता है जिस पे कोई बलूची गाना लगाता है, जिस पर जो किसी बलूच लीडर के साथ वो खड़ा होकर तस्वीर बनाता है।
और वो वायरल हो जाती है और हुकूमतें इस पर जो है ना उस तरह से काम नहीं करती हैं। अच्छा एक चीज़ क्योंकि हमारे मीडिया में भी बहुत बात की जाती है और यहाँ पे बलूचिस्तान का इशू बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे देखें गवादर जैसी पोर्ट बन रही है, उसका फ़ायदा डेफिनेटली बलूचिस्तान को होना है। वहाँ पे अभी सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के तमाम इदारों में, इंस्टीट्यूट्स में, हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब में बलूचिस्तान के लिए स्पेशल कोटा मुख्तस किया गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में आके पढ़ते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता, इन चीज़ों को नहीं बताया जाता कि सिर्फ़ वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है बल्कि उनके लिए रियासत काम कर भी रही है। तो इस चीज़ को हाईलाइट ना किए जाने की असल वजह क्या है? देखिए ये पाकिस्तान हुकूमत बहुत बल्कि जिम्मेदारी है, इनका काम नहीं बल्कि इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को फैसिलिटेट करें जहाँ पर एजुकेशन नहीं है। आपको पता है कि ग्वादर के अंदर जहाँ पर हम अच्छी बातें करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी हम बुरी बातें भी कर लेना। ग्वादर के अंदर जो ज़मीन की सतह है वो नीचे हो रही है और समुंदर की सतह ऊपर हो रही है। ओके, ठीक है ना? ये तो कराची में भी ऐसा ही है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर पानी जो है ना कराची के अंदर जो दरिया है, जो हमारे यहाँ K4 है, वहाँ से पानी आता है, K3 से पानी आता है, हब से पानी आता है, लेकिन वहाँ गवादर में पानी नहीं है पीने का। हुँ, वहाँ पानी के टैंकर मँगाए जाते हैं। ओके, वहाँ पर बिजली नहीं है हर घर के अंदर, सिर्फ़ जो एक मखसूस एरिया वहाँ पर बिजली है। अच्छा, इसी तरह से वहाँ के लोगों का कारोबार है मछली पर, माहीगीर हैं वहाँ के लोग और वो हज़ारों सालों से आबाद है वहाँ पर। और वहाँ पर आकर एक छोटी कश्तियों की जगह अगर बड़ी लांचें आ जाएँगी, तो उन कश्ती सवार लोगों को कोई उनके बुनियादी राइट्स नहीं मिलेंगे। हुँ, तो हुँ। इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। दूसरी ज़रूर बात, हाँ, करनी की चाहिए, अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात ये ज़रूरत है कि बहुत सारी ट्रेड ऐसी होती है जिसको बिल्कुल आप उसको ऑफ़िशियल कर लें। मिसाल के तौर पे वहाँ पर जो पाकिस्तान की हदूद हैं वो दूर हैं, ईरान की सरहद करीब है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उसको ऑफ़िशियल कर लें कि भाई ठीक है, आप ग्वादर तक चीज़ें दे देंगे क्योंकि लोगों को फैसिलिटेट नहीं होते या उन गाँवों के अंदर रहते हैं। दूसरा, वहाँ पर पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। सिर्फ़ मैं आपको बताऊँ, पंजगूर के अंदर एजुकेशन का रेशियो जो है ना 98% है। ओके, आज भी जो है ना वो एसएससी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्तिहानात में पास बच्चे वहाँ से होते हैं। आज भी जो है ना वो वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन आज का बच्चा वहाँ पर बहुत अवेयर है। इस्लामाबाद के बच्चे से ज़्यादा अवेयर है, इस वजह से अवेयर है, इस्लामाबाद के बच्चे को तो बहुत सारी सहूलतें मिली हुई हैं ना, हुँ, हुँ। लेकिन पंजगूर के बच्चे को सहूलत नहीं मिली हुई है। अगर उसको सहूलत मिल जाए तो वो पाकिस्तान की तरक्की में शाना-ब-शाना होगा, आगे बढ़ेगा। तो हमें इस पर भी ज़ोर देना चाहिए कि जो बुनियादी सहूलतें हैं, जिस तरह इंटरनेट की रसाई है, जिस तरह बिजली की रसाई है, जिस तरह से गैस की रसाई है, ये उन तक पहुँचनी चाहिए। पहुँचनी चाहिए। ठीक है, बहुत दूर है वो, लेकिन बहुत सारे और हल हैं जिसको निकाला जा सकता है और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बहुत अहम बात है। अब पहले आपने जो अदलिया की बात की, उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये भी देखने में आता है कि जो ताकतवर होते हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो उनके लिए एक अलग कानून देखने में नज़र आता है और जो गरीब है, कमज़ोर है, उसके लिए एक अलग सिचुएशन होती है। उसके केसेस लंबे चलते हैं, फ़ैसले नहीं होते और एक छोटा-सा केस है, छोटी-सी चोरी के केस में बंदा 10-10 साल जेल में रहता है। इसकी असल वजह क्या है? जैसे आपने कहा कि पहले आपने बताया कि केस को सही तरह प्रेज़ेंट नहीं किया जाता और जज फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन डिफरेंट है। केस प्रेज़ेंट भी होता है, सबूत भी होते हैं, लेकिन हमारे जज या अदालतें फैसला नहीं करती, उनके केसेस लंबे-लंबे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में मैं आपको सेंट्रल जेल कराची की बात बताऊँ, लांडी जेल की बात बताऊँ। हमारे यहाँ जेलों के अंदर इतना फुकदान है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है सिंध की जेल का जो वज़ीर है, वो मैट्रिक पास भी नहीं है। ओके, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैट्रिक नाम पास क्या है भी उनका? उनका नाम है अली हसन ज़रदारी, अली हसन ज़रदारी, ठीक है? मैट्रिक पास भी नहीं है मैट्रिक वो। पास भी नहीं है ना। ओके, पता नहीं मैट्रिक उन्होंने कर लिया दूसरे तरीके से, लेकिन मैट्रिक पास नहीं है। वहाँ तो डिग्री मिल जाती है नहीं, कहीं से डिग्री भी। तो बहरहाल पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है, वो तो लेने वाले लेना चाहें तो ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, लेकिन मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो मैट्रिक नहीं किया मैट्रिक उन्होंने, नहीं किया हुआ, वो तो वो जेल कैसे के तैनात हुए हैं? वज़ीर बनकर ना एमपीए बने और वज़ीर बन गए। कानून के मुताबिक तो एमपीए मैट्रिक जो पास नहीं किया हुआ वो एमपीए नहीं बन सकता। किसने कहा आपको? आईन पाकिस्तान में नहीं, लिखा हुआ कहीं है। नहीं लिखा हुआ, आईन पाकिस्तान में कहीं नहीं वाज़ेह लिखा हुआ, है कि कहीं आपको नहीं लिखा हुआ, मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए नहीं, कम से कम कहीं नहीं एफएससी लिखा करनी हुआ, कहीं चाहिए। नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये ये आईन में मुशर्रफ नहीं है, साहब के ज़माने में लिखा हुआ था ग्रेजुएशन की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री, लेकिन वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के आईन में कहीं मौजूद नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन असल बात ये है कि मैं सिर्फ़ ये नहीं कह रहा जेल के लिए, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जेल के अंदर
सेंट्रल जेल कराची की है, या आप अडियाला जेल को ले लें। जेल के अंदर तकरीबन कैदियों की तादाद होनी चाहिए 2500, ओके। और कैदी हैं उसके अंदर 12,000, 10,000। अब 10,000 कैदी को कैसे फैसिलिटेट करेगी वो जेल इंतज़ामिया? नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर एक पूरा गैंग है, जेल के अंदर एक पूरा गैंग है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनको जो है ना वो बुनियादी जुर्माना नहीं अदा कर सकते, वो जेल के अंदर कैद हैं। अब वो बुनियादी जुर्माना जो है वो हुकूमतें को अदा करना चाहिए, ठीक है, किसी के ऊपर 5,000 का जुर्माना है, 10,000 का जुर्माना है, 20,000 का जुर्माना है, किसी जिसके पास माली हैसियत बेहतर हो वो उसको जुर्माना अदा करे, वो बाहर आ जाए बंदा। हुँ, इसी हुँ। तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वकील नहीं होता, ओके। उन पे कोई जुर्म नहीं होता, वकील नहीं होता, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात करने के लिए तैयार, उनकी ज़मानत करने के लिए तैयार नहीं है, उनके ज़हनों में होता है कहीं पर ये मुजरिम ना हो, कोई चीज़ ना हो। तो इस पर भी मेरा ख़्याल है कि वो ज़रूरत है, जेलें कुशादा बनाने की ज़रूरत है। जेलों के अंदर जो है ना वो हमें सिर्फ़ जेल बजाए जेल नहीं होनी चाहिए। जेल ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जैसे वो कोई मदरसा है जहाँ बच्चा जा रहा है और जाकर कुरान पढ़ कर आ रहा है। हुँ, ऐसी जेल होनी चाहिए जहाँ पर जहाँ पे बंदा वो जाए और सीखे बाहर और निकले। अपनी गलती हाँ, लेकिन स सीखने की कोई ज़राए मौजूद नहीं है वहाँ पर, मज़ीद ख़राब होने के ज़राए मौजूद हैं। हुँ, और हुँ। ख़राब होने के ज़राए इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वहाँ पर बाहर तो जेल मैनुअल पे लिखा होता है कि भई ये खाने को मिलेगा, लेकिन अंदर खाना क्या मिलता है सबको पता है। सबको पता है कि सेहत ये मिलेगी। मैं अभी कराची सेंट्रल जेल का दौरा करने गया। हुँ, हुँ। सेंट्रल जेल का दौरा करने गया, आपके एक वफ़ाकी वज़ीर ने वहाँ पर एक जेल में एक हॉस्पिटल बनाया। वो उन्होंने प्राइवेटली बनाया अपनी एनजीओज़ के तहत। लेकिन वो जो है ना वो अभी तक वो शुरू ही नहीं हुए हॉस्पिटल वहाँ पर। इसी तरह से वहाँ पर जो है ना वो आए दिन लोगों को ख़ारिश के मसाइल होते हैं, दीगर बीमारियाँ होती हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। हमारे यहाँ जो है ना वो जेलों को सिर्फ़ इसलिए रखा जाता है कि बस इसके अंदर लोग कैद होंगे और कैद काट कर बाहर आएँगे। वो इसलिए नहीं होता कि कैदी हम बना इसलिए रहे हैं कि इनको ठीक करके बाहर निकालना है। उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है, और ना जेलों के निज़ाम पर तवज्जो है, और इसी तरह से ख़वातीन की जेलों के हवाले से भी है। इसी हुँ, तरह से बच्चों की जेलों के हवाले से भी है। हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे जेल के वज़ीर हैं, उनको भी बिठाकर ट्रेन करना चाहिए, जनाब ये चीज़ें हैं। आपको पता है ना लांडी जेल टूट लेकिन गई? कौन ट्रेन करेगा? लांडी जेल टूट गई, आपको पता है ना जी कराची हाँ, में? हाँ जी, कितने लोग भाग गए वहाँ से, एग्ज़ैक्टली। और एक एक बंदे को एक अच्छा, ये टूटी है या तोड़ी गई है, ये इसके पीछे कोई नहीं, बारिशें इतनी शदीद हो गई थीं, टूट गई थी, और आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। आफ्टर शॉक्स क्यों आ रहे थे? वहाँ पर बार-बार, आपको पता है ना क्यों आ रहे थे? हुँ, आपको पता है कि डीएचए सिटी जो है वहाँ पर एक बनी है। वहाँ पर जो ना एक आपके बहुत मशहूर चैनल है, उनका एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जी हाँ, उन्होंने सारा पानी वहाँ से निकाला है। एक मशहूर चैनल है पाकिस्तान टीवी का, नाम लेना। सलमान इकबाल साहब का चैनल है एआरवाई। अच्छा, उन्होंने जो है ना एआरवाई लगूना बनाया वहाँ पर। एआरवाई लगूना एआरवाई वाला, लगूना बनाने की वजह से वहाँ से जितना पानी है बोरिंग करके निकाला है उन्होंने मलीर से। ओके, वो पानी निकालने की वजह से उस ज़मीन की जो है वो रगें थोड़ी-सी डिसबैलेंस हुई हैं, और इसलिए वहाँ पर आफ्टर शॉक्स आते हैं। पानी इतना निकाल लिया, कुछ बचा नहीं वहाँ पर, ओके। और पानी निकालने के बाद वो वहाँ पर लेकर चले गए, और ये वजह है। और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन कैसे हो सकता है मुझे बताएँ? सलमान इकबाल साहब कोई खबर लगा देंगे, एक्शन कैसे होगा? दरअसल हमारे यहाँ लोग फैसिलिटीज़ हासिल करते हैं, फैसिलिटेट होते हैं। आप सिर्फ़ ये अंदाज़ा लगा लें कि मैं कराची में डीएचए है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में डीएचए फ़ेज़ 8 है। डीएचए फ़ेज़ 8 जो है समुंदर किनारे बना हुआ है पूरा। ओके, यहाँ पर जो है ना वो कई साल पहले, कई सालों से जो है ना वहाँ पर माहीगीर होते थे। उन माहीगीर वहाँ से वो मछली पकड़ते थे और करीबी इलाकों में जाकर फ़रोख्त करते थे, या फ़िशरी में जाकर फ़रोख्त करते थे। वहाँ पर वो डीएचए सिटी बन गई। डीएचए सिटी से मुराद डीएचए फ़ेज़ 8 बन गया। ओके। बड़ी-बड़ी इमारतें बन गई, अमार टाइप इमारतें बन गई, बड़ी-बड़ी, जिसके अंदर करोड़ों रुपए का एक-एक फ्लैट है। उन मछेरों को वहाँ से उठाकर उन्होंने भगा दिया। उनको कोई उठाकर कोई पैसे कुछ कोई चीज़ नहीं उनको मिला? उठाकर भगा दिया। भगाने से मुराद है कि वो मछली वहाँ से नहीं पकड़ सकते अब वहाँ पर। अब वो लेकिन वो जो मछली पकड़ते थे, क्या कानूनी तौर पे वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी या वो सन ऑफ सॉइल हैं वो। ओके, यानी कि वो ज़मीन के बच्चे हैं, उनकी वो मालिक हैं, हज़ारों सालों से वहाँ पर हैं, तो उनकी उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? प्रॉपर्टी तो उनकी थी जो हुकूमत ने ले ली। हुँ, हुँ। हुकूमत बाद में आई है, वो पहले आए। अच्छा, पहले उनकी थी प्रॉपर्टी पहले वो और थी, सालों से वो मुकीम है वहाँ पर, तो सन ऑफ सॉइल हैं वो। ओके, तो उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया। उसके ऊपर कब्ज़ा हमेशा से होता रहा है, और उस पर बात करने के लिए वो बेचारे नहीं बात कर सकते किसी पर। हुँ, हुँ। और इसी तरह से दीगर चीज़ें हैं, इसी तरह से जो है वो समुंदर के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची में भी हैं, बाकी जगहों पर भी हैं। अब आपके यहाँ जब जो बारिशें हुई हैं, इस पे जो सूरत जो सैलाब आया है पंजाब के अंदर, जी तो हाँ। क्या हुआ है? हुँ। रावी में क्या बना है?
आप अंदाज़ा लगाएँ ना रावी ने कि अपनी पुरानी जगह ले ली वापस। जगह ले ली, लेकिन उधर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की ज़रूरत क्या है? एग्ज़ैक्टली। ज़ कोशिश करनी चाहिए ना कि भाई दूसरी जगहों पर हाउसिंग सोसाइटी बनाएँ। दूसरा हमारा अलमिया क्या है ह्यूमन राइट्स का? ह्यूमन राइट्स का दूसरा अलमिया ये है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क के अंदर जो ज़रई जगहें थीं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं। उन बहुत हाउसिंग सोसाइटियों की वजह से जो हमारी ज़रई प्रोडक्ट थी, वो ख़त्म हो गई। आप इस्लामाबाद में गर्मियाँ इतनी नहीं होती थी जितनी अब होती हैं। सही तो बात है। कराची से ज़्यादा शदीद गर्मी यहाँ पर होती है। अब यही दिन अगर चलते रहे तो 55 सेंटीग्रेड होगा, आप दुबई जैसा मौसम यहाँ एन्जॉय करेंगे। तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ वैसी दुबई वाली नहीं क्लाइमेट हैं। चेंज का भी जो क्लाइमेट इश्यू है चेंज का वो भी सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे ये है कि हम क्लाइमेट अवेयरनेस की कोई चीज़ नहीं करते। सही बात है। क्लाइमेट अवेयरनेस की चीज़ नहीं करते, हर बंदा ये चाह रहा होता है मैं इस जगह पे कब्ज़ा कर लूँ और उसकी वजह से वो अपनी असल जगह को खो देता है और फिर वो हुँ। किसी की जगह नहीं रहती। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज का इश्यू है ये भी इंसानी हकूक से मुंसलिक है और इसमें भी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं थोड़ा-सा और मज़ीद चाहूँगा कि इंसानी हकूक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम खुल के थोड़ा बात करें। बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, शायद हम उनको इंसानी मसाइल नहीं समझते। जैसे लेबर चाइल्ड है। अ, 18 साल से कम जो बच्चा है वो या उससे भी कम ख़वातीन आप देखते हैं घरों में काम कर रही होती हैं, बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं। इसके ऊपर क्या हुकूमत को क्या स्टेप लेने चाहिए या क्या हुकूमत क्या स्टेप ले रही है और स्पेशली आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन इस हवाले से क्या काम कर रही है? सिंध के अंदर सक्खर में खैरपुर में एक बच्ची थी, उसका नाम था फ़ातिमा कुबरो। ओके। फ़ातिमा कुबरो की उम्र थी 11 साल, 12 साल। वो एक शाह साहब के घर में काम करती थी। सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए थे शाह साहब के घर में। शाह साहब ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसके घर वालों ने मार दिया उसे। ओए! इसी तरह से एक जज के घर में एक खातून बच्ची काम करती थी, क्या नाम था उसका यहाँ पर पंजाब में। उसके सर पे इतना मारा उसकी बीवी ने, इतना मारा कि उसके सर फट गया और वो मरने के करीब थी और पता नहीं किस तरह से बच सकी वो। इसी तरह से हमारे माशरे के अंदर ये जो बच्चियाँ घरों में काम करती हैं, जो बच्चे काम करते हैं, इनके साथ हरासमेंट्स होती है। गुर्बत की वजह से बता नहीं सकते और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे पास क्या वो है। मैं आपको बताता हूँ, मैं थर में हम बहुत काम करते हैं, थर पार्कर सिंध में। वहाँ पर एक बंदा मुझे बैठा हुआ था, हिंदू था वहाँ पर। तो मैंने उसको कहा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा, कुछ नहीं करता। मैंने कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कह रहे मेरे 5 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कितने बच्चों की शादी कर ली? उसने कहा 2 बेटियों की शादी कर ली। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्या उम्र थी बेटियों की? कह रही एक की 11 साल, एक की 12 साल। मैं चीख गया उसके सामने। मैंने चीख, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी इतनी कम उम्र बेटियों से शादी करवा दी तुमने। कहने लगे मैं यहाँ से उमरकोट जाता हूँ ना, तो मुझे जो ना 3,000 रुपये मेरा खर्चा होता है। आने जाने में मैंने दवा लेनी होती है वहाँ से, मैं टीबी का मरीज़ हूँ। हुँ। अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ ना तो मेरे 8,000 रुपये खर्च होते हैं। मेरे घर में बर्तन नहीं है, मेरे साथ रहती तो भूख से मर जाती। वहाँ कम से कम पेट भर के तो मरेंगी, खाकर तो ज़िंदा रहेंगी। आप जिस माशरे के अंदर आप इस तरह की बातें करें, वहाँ पर आप चाइल्ड लेबर की क्या बात करेंगे मुझे बताएँ? जहाँ पर जो ना 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है ना स्कूल ना जाते हों, जहाँ पर ये सूरत-हाल हो, वहाँ पर आप क्या चाइल्ड लेबर की बात करेंगे? जहाँ पर जो है ना वो आए दिन बच्चियों को जो है वो इसलिए घर से आप मुझे बताएँ ना कि हमारे माशरे के अंदर खुला का रुझान क्यों बढ़ गया? खुला के रुझान के बाद जो लड़की घर पर आती है, उसकी इज़्ज़त क्या होती है? मर्द की तो इज़्ज़त होती है, खुला दे दी उसने, भई दूसरी शादी कर ली। उस बेचारी का क्या होता है? उस बेचारी के साथ मसला ये होता है, उसको घरवाले कबूल नहीं करते। जहाँ उसने शादी की हुई होती है, वहाँ से निकल जाती है, वो बेचारी बीच के अंदर जो है ना वो बिल्कुल वो रहती है। और उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती है। अब वो जाती है कहीं पर काम कर रही होती है, उसके साथ जो औलाद होती है उसको कौन उसकी कौन फ़िक्रमंदी करेगा? वो चाइल्ड लेबर बनती है। और चाइल्ड लेबर इसलिए बनती है कि उनके पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। हम चाइल्ड लेबर से पहले लोगों के बुनियादी हकूक तो पूरे करें, फिर हम चाइल्ड लेबर पर बात करें। इस हवाले से फिर बात वही आएगी कि कसूरवार तो हुकूमत है। हुकूमत इस हवाले से कसूरवार सीरियसनेस नहीं। देखें बहुत सारी चीज़ें हुकूमतों पर हम नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि तुम्हारा अगर पड़ोसी भूखा है ना, तुम अपने सालन के अंदर पानी को बढ़ा दो कि उसको रोटी मिल सके। हमारे यहाँ माशरे के अंदर जो हमारा माशरा है ना, वो इस वक़्त जो है ना वो मरीज़ बन चुका है। मरीज़ कौन-सा बन चुका है? वो सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करता है, दूसरे की फ़िक्र नहीं करता। जब माशरे के अंदर हालात इस तरह के बन चुके हुए हैं कि हालात हर एक अपनी मजबूरियों आज में। से आप मिसाल के तौर पे आज से 30 साल पहले आप चले जाएँ, आप एक कमरे के अंदर आप घर में एक कमाने वाला होता था और सारे खाते थे।
आज आपके घर में सारे कमाते हैं, फिर भी आप खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ अपनी महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या महंग करें महंगाई में मैं बता आप मैं देखें ना इस्लामाबाद में आप रहते हैं तो अगर यहाँ पे आज से बिल ती पूरे नहीं होते लोगों नहीं, के। आज महँगाई इसलिए है ना, मैं बताता हूँ ना, आज से 30 साल पहले बच्चा जब पैदा होता था ना, तो घरवालों को ये फ़िक्र नहीं होती थी इसके कपड़े खरीदना है। अब बच्चा पैदा होने से पहले घरवालों को फ़िक्र होती है इसके कपड़े खरीदने हैं। पता नहीं हुँ, कितने घरों के अंदर जो है ना वो दाइयाँ बच्चों को पैदा करती थी, लेकिन अब लोग कहते हैं कि यार मुझे तो ऑपरेशन से अपना सीज़र करवाना है और उसके बाद उसको हुँ, करें। हुँ। हमने अपने खर्चे बढ़ाए हैं, इस खर्चे ऐसे नहीं बढ़ाइए कि खर्चे जो है ना वो हुकूमतों ने बढ़वाए हैं हमारे। आप कहेंगे हुकूमत ने कैसे बढ़ा दी खर्चे? मैं आपको बताऊँ? बताएँ ना। इशरत हुसैन साहब थे स्टेट बैंक गवर्नर, ओके। ठीक है? वो आईबीए में आए और उन्होंने स्पीच की और उन दिनों मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। मुशर्रफ साहब की हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोन मिलने लग गया लोगों को। हाँ जी, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लोन मिलने लग गया, गाड़ियाँ, ये, वो। तो इशरत हुसैन साहब से एक नौजवान ने सवाल कर दिया, "सर ये आप लोन क्यों देना चाह रहे हैं हमें? ये लोन क्यों देते हैं आप? क्या वजह क्या है?" उन्होंने कहा, "हम लोन इसलिए देते हैं कि मियाँ-बीवी दोनों काम करें। यानी कि उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ कि वो अपनी उस चीज़ को ना छोड़ सकें। यानी कि जो स्टेटस क्वो है ना जो बन गया उनका, उससे नीचे ना आएँ वो। हुँ, ऊपर तो जा सकता है आदमी, नीचे नहीं आ सकता उससे। नीचे आएगा तो चीखेगा, तो वो उसमें लगे रहें। और जो माशरे के दीगर मसाइल हैं, उस पर बात ही ना करें। उनको सिर्फ़ ये बात हो कि ब्रेड एंड बटर यार हमारी किस्त कैसे पूरी होगी? हुँ, हमारी ये ज़रूरत कैसे पूरी होगी? पहले तो लोग फ्रिज के बगैर रहते थे ना। हुँ। लोग बहुत सारी चीज़ों के बगैर रहते थे, लेकिन लोगों ने अपनी ज़रूरतें बना ली। उनको उसको अपना गवर्नमेंट ने बुनियादी हक मसाइल में बना लिया। उलझा दिया। नहीं, उनको अपना बुनियादी हक बना लिया कि ये हुँ, मेरा बुनियादी हक है। मेरा बच्चा बाहर जाएगा, बुनियादी हक है। बुनियादी हक ये नहीं है भाई, बुनियादी हक और दूसरी चीज़ों का नाम है। तो हुँ, हुँ। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा वो किया। इस पर भी मेरा ख़्याल है कि थोड़ी-सी चीज़ों को हमें जो है ना वो अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सादा करना पड़ेगा और सादा लाइफ़स्टाइल ही इंसान को तरक्कियों की तरफ ले जाता है। बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल नहीं लेके चला जाता। आपको पता है ना कि वो फ़ेसबुक के बानी का नाम क्या है? एलन मस्क नहीं, फ़ेसबुक के बानी का। सॉरी, 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 सॉरी। अच्छा मार्क ज़करबर्ग। उसके पास उसको आपने देखी एक ही शर्ट पहनी हुई होती है उसने। हुँ, वो तो अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भी एक ही कैप पहनी नहीं, होती है। एक ही शर्ट उन्होंने पहनी हुई होती है। शर्ट वो क्यों पहनते हैं? कि वो कॉन्शियस ना हो इन चीज़ों के अंदर। हमारे यहाँ क्या होता है कि हर लोग कहते हैं कि रोज़ लिबास तब्दील हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ कौमी असेंबली है। कौमी असेंबली के अंदर मखसूस नशस्तें हैं। मखसूस नशस्तों पर जो ख़वातीन आती हैं, वो पता है कौन आती हैं? आप वैसे अगर उनका वो निकाल लें ना, तो आपको पता चल जाएगा किसी न किसी की बहन है, बेटी जी है। हाँ, वो इसी जो तरह से पॉलिटिकल अच्छा, बैकग्राउंड होता है मियाँ उसमें। साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो एमपीए थीं पंजाब असेंबली की। जी, अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर था और जब ये ख़वातीन जाती हैं मखसूस नशस्तों में असेंबली के अंदर, वो करती क्या है वहाँ पर? एक खातून एक एमएनए ने मुझे बताया कि मैं बैठा हुआ था, तो एक खातून मेंबर मेरे साथ बैठी हुई थीं। तो एक खातून मेंबर सामने से गुज़री दूसरी और जो मेरे साथ बैठी हुई थी उन्होंने चीखा ज़ोर से, "या अल्लाह!" इस तरह का कोई जुमला कहा। उन्होंने कहा, "क्या हुआ मैडम?" कहने लगी, "मैंने कल ये प्रिंट पहन कर आना था, आज ये पहन कर आ गई।" ओह माय गॉड! जिनकी लड़ाई इस पर हो प्रिंट पहनने पर, वो क्या मुल्क की तरक्की पर काम करेंगे? उनकी क्या अप्रोच होगी? वो उन गरीबों के बारे में अच्छा, क्या दूसरी सोचेंगे? बात ये कि ख़वातीन की मखसूस नशस्तों की बजाय ख़वातीन को जनरल सीट्स पे इलेक्शन लड़ाया जाए। भाई जनरल जो 25% 30% आप वहाँ पर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी तय कर ले कि हम 30% टिकट जो है ना ख़वातीन को देंगे। वो जाके लड़ें इलेक्शन जाकर, वोट माँगे। वोट माँगने वाला ताकतवर होता है ना, वोट देने वाला तो ताकतवर नहीं होता। अगर औरत जाएगी माशरे के अंदर, वोट माँगेगी तो ताकतवर बनेगी। मखसूस नशस्तों में वो मखसूस गिरोह आएगा, वो गिरोह आने के बाद वो क्या तरक्की करेगा? उसको तो बस ये है, वो एन्जॉय करेगा और एन्जॉय में एग्ज़ैक्टली। तो फिर वही जो हमारे मसाइल हैं वो हाँ, इसी तरह ख़त्म ही मसाइल। नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में अक़लियतों की में एक बड़ी तादाद है, इसी तरह फ़ीमेल्स के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। थोड़ा इस हवाले से आप बताना पसंद करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वेस्टर्न मीडिया या वेस्ट की जानिब से कि पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते, अक़लियतों के उनके हकूक़ उनको प्रॉपर्ली नहीं मिलते। क्या ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त है या ये प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा है, हमारे ख़िलाफ़ कोई साज़िश है? देखिए, पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान में जो है ना वो मज़हबी हमाहंगी है। लोग जो है ना वो पाकिस्तान में चर्च की इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान में लोग मंदिरों की इज़्ज़त करते हैं और इसी तरह से जो पाकिस्तान में रहती हुई अक़लियतें हैं, वो भी पाकिस्तान में मस्जिदों की इज़्ज़त करती हैं और मुसलमानों की इज़्ज़त करती हैं। कोई इक्का-दुक्का वाक़या होगा तो होगा, वैसे नहीं होता ये वाक़यात। ये मतलब बिल्कुल यहाँ पे अच्छा, महफूज़ हैं हाँ, अक़लियतें। महफ़ूज़ हैं, जी, बिल्कुल महफ़ूज़ हैं। कुछ वाक़यात हो जाते हैं, कुछ कुछ लोगों की ज़ाती गिरज होती है जिसकी वज़ह से किसी और के ऊपर वो टूट ओके। पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोग
और स्टेट की जानिब से भी उनको प्रोटेक्ट किया स्टेट की जाता है। जानिब से प्रोटेक्ट किया जाता है। स्टेट सही। की जानिब से कभी भी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर वो नहीं की गई। ये तो मैं शहबाज शरीफ साहब को वो कहूँगा कि तो इस बार जो उन्होंने दिवाली जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मनाई है, तो ये हुँ। भी एक अच्छा इक़दाम है या इस तरह की कोई चीज़ की जी है। हाँ, हाँ, हमेशा देखने में हाँ, आता है कि कोई भी हाँ, गवर्नमेंट आए वो उनकी हाँ, अपनी जगह हाँ। मसाइल लेकिन अक़लियतों के हवाले से अच्छा, काम ये एक हमेशा बहुत करती अच्छा है और गवर्नमेंट। पाकिस्तान में रहती अक़लियतें भी बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल मसाइल तो जो छोटे मसाइल होते हैं, पर्सनल मसाइल होते हैं, उसको डील लेकिन किया जाता हमारे है। मुकाबले में अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ या अक़लियतों के साथ किया जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह हम इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है और हमें दुनिया के सामने एक डिफरेंट पिक्चर के तौर पे पेश किया जाता है। फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं, इंडिया के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं, जो आपके इराक़ में, शाम में, लीबिया में, बाकी कंट्रीज़ में, म्यांमार में और उन जगह पे जो मज़ालिम इंसानों के ख़िलाफ़ हुए, उनके हवाले से इतनी बात क्यों नहीं की जाती? हमेशा पाकिस्तान को ही इल्ज़ाम क्यों ठहराया जाता है? हमेशा पाकिस्तान के हवाले से इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, इंडिया के बारे में बात नहीं की जाती। इसराइल जो मज़ालिम कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं की जाती। जो अमेरिका की जानिब से मज़ालिम किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? नहीं करते तो हैं सबके बारे में बात, कौन करता है? किसने कहा नहीं करते? कौन करता है? आप ये जो अभी यूनाइटेड नेशन में इंडिया के हवाले से रिपोर्ट पेश हुई है, उसको पढ़ा है आपने? रिपोर्टों की हद तक तो होता है, अच्छा, लेकिन अमली तौर पे बात तो यही होती है ना। देखिए इंडिया के अंदर पाकिस्तान में मज़हबी आज़ादी मौजूद है लोगों की। ज़रा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में कहा कि पाकिस्तान में हर बंदा अपनी मज़हबी इबादतगाह में जाने में आज़ाद जाने के है। लिए आज़ाद है। वैसे ही है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कहीं भी वो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो। बनिस्बत इंडिया के अंदर जो है ना वो आरएसएस की हुकूमत है। आरएसएस का और बीजेपी का एक अलायंस है और उनके नज़रिए के तहत एक चीज़ है कि इंडिया के अंदर एक फ़र्द भी हिंदू के बगैर नहीं रहेगा। हर फ़र्द को हिंदू मज़हब मानना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं रहेगा, हम उसको जो है ना वो टॉर्चर करके, मार कर निकाल देंगे। उसी अप्रोच के साथ मोदी और उसकी पूरी हुकूमत इस काम को करती है और वहाँ पर जो मसीहों की इबादतगाहें उनको निशाना बनाती है, वहाँ पर जो है वो जो छोटे ज़ात के हिंदू हैं उनको निशाना बनाते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और ऐसा निशाना बनाते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अब आपने देखा ना कि ताज स्टोरी के नाम से एक नई मूवी आई है, जी हाँ। उस पर एक नया क्लेम शुरू कर नया दिया कि क्लेम उसके शुरू कर नीचे जो दिया। है ना वो एक मंदिर है और मंदिर जो है ना वो है, एक नई डिबेट शुरू कर दी। यानी कि पहले आपने एग्ज़ैक्टली। बाबरी मस्जिद को वो कर लिया और फिर उसके बाद आप ये कर रहे हैं और उसके बाद लोगों की वो पूरी मज़हब तारीख़ को ही मिटाने हाँ, की कोशिश कर अब रहे वो हैं, उलट मज़हबी रहे हैं। अच्छा ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है और इस पर इनकी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है, इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के बदले में अगर आप थोड़ा सोचें ये पूरी इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि वो नज़रिए को फ़ोकस करना है उन्होंने और उस पर तरजीह देनी है। और इस वजह से जो है ना वो दुनिया जो है वो इंडिया को एक आइसोलेशन की तरफ इंडिया जा रहा है। ओके। आपने देखा है कि 10 मई के बाद इंडिया एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, दुनिया उससे दूर भाग रही है। और भाग इसलिए रही है कि जो कुछ मोदी ने किया है उसका नज़र आ रहा है सबको सामने और जो कुछ उसने अपने सरमाएदारों को फ़ायदा पहुँचाया वो भी दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है। जो उन्होंने रशिया के साथ डील की और तेल का पूरा सिलसिला किया, तो हम ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर आरएसएस की हुकूमत है। आरएसएस की हुकूमत मज़हबी आज़ादी पर बिलीव नहीं करती है। वो ये समझती है कि हम यहाँ पर हैं और अगर किसी ने हिंदू रहना है तो रहे वरना इंडिया से बाहर निकल। ओके, मतलब वहाँ पे उन्होंने हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही है ये जी। ओके। तो फिर उनको अपना आइन भी बदलना पड़ेगा क्योंकि उनके आइन में तो उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट और साथ में नहीं उन्होंने वो सेकुलर स्टेट कहा सेकुलर है। रियासत कहा है उन्होंने जी। लेकिन मसला ये है कि वो आइन को तो इंडिया नहीं मानता। अगर आइन इंडिया को मानता तो आप मुझे बताएँ ना 1948-39 में जिस तरह से कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तय किया कि हुँ, हुँ। कश्मीरियों को इस तस्वाब राय के ज़रिए से उनकी मर्ज़ी है कि वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें तो वो करता। लेकिन आर्टिकल 370 को रिवोक कर लिया उसने। आर्टिकल 370 को रिवोक किया तो उसके बाद जो है ना उसकी ज़ाती हैसियत ख़त्म कर दी। उसने अक़वाम मुत्तहिदा के आइन को चैलेंज कर दिया कि भाई तुम क्या होते हो हमारे सामने और अफ़सोस की बात है कि दुनिया भी इस पर ख़ामोश है और उस पर बात नहीं करती है। आप मुझे बताएँ ना फ़लस्तीन का गम हमारे सामने आ जाता है। हुँ, हुँ। बहुत ज़ुल्म है, हम सब उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे करते हैं और बाकायदा तौर पे सड़कों पर, दीगर जगहों पर, अपनी तकरीरों में, वाज़ में, नसीहत में, हर जगह हर पाकिस्तानी खड़ा हुआ है उसके साथ। जी हाँ। लेकिन कश्मीर का मसला क्यों बाहर नहीं आता? कश्मीर पर क्यों नहीं होता? आज तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया। 8,000 से ज़्यादा हाफ विडोज़ हैं, बच्चे हैं पैलेट गन्स जिसका निशाना बना हुआ है, जिनकी आँखें शहीद कर दी गई, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वहाँ की रियासत को इतने लोगों को कंट्रोल कर लिया उन्होंने
कि इतनी सी जगह के अंदर जहाँ पर 80 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पर इंडियन 12 लाख अफ़वाज मौजूद है जी हाँ। और इस तरफ से उनकी दीगर फ़ोर्सेस मौजूद हैं। किस तरह से वो ज़िंदगी गुज़ारेंगे? और किस तरह उनका आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि सिर्फ़ उनकी सेब की जो काश्त होती है, उस पर इंडिया ने वो कर लिया। उनके जंगलात काट कर लेकर चले गए, बात नहीं करता कोई इस पर। तो इसके ऊपर और उनकी जो बैनुल-अक़वामी लीडर ताकतें, वही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि कोई ख़ामोश हैं, क्यों ख़ामोश हैं? जिस तरह अगर आप देखें तो मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो गुजरात में उसने किया, अमेरिका में जाने पर पाबंदी थी उसके ऊपर। और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बना तो अमेरिका के साथ जो टाइज़ उनके रहे, जो तल्लुकात रहे, तो क्या दुनिया का ये दौरा म्यार नहीं है कि जब कोई मतलब इंसानी हकूक़ जो हैं वो प्रायोरिटी नहीं है दुनिया की? देखिए, दुनिया की प्रायोरिटी तो इंसानी हकूक़ हैं। ऐसा अगर कोई हैं तो फ़लस्तीन में, कश्मीर में और हैं। जो मुसलमानों के खिलाफ़ इतने हैं तो सही, मज़ालिम हो दुनिया रहे की हैं, क्यों प्रायोरिटी हो तो रहे है, हैं? दुनिया की प्रायोरिटी तो है, इसको तो नहीं हम कहा जा सकता। लेकिन है क्या, कश्मीर के हवाले से क्यों नहीं है? आपको पता है नाइजीरिया में अमेरिकन फ़ौज जा रही है, क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है कि वहाँ पर मसीह मर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कश्मीर में कोई फ़ौज नहीं उतरती अक़वाम मुत्तहिदा की, क्योंकि यहाँ मुसलमान मर रहे हैं। यहाँ मुसलमान मर रहे हैं। प्रायोरिटी इंसानी हकूकों की मज़हबों के साथ रिलेट कर दिया इन्होंने। ओके। तो दैट्स मीन ये अच्छा, इंसानी हकूक़ की प्रायोरिटी अच्छा नहीं है, बल्कि ये रिलिजन हाँ, बेस अच्छा एक अब प्रायोरिटी है ये है उनकी। कि दुनिया को इस पर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि कश्मीर का जो मसला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि दोनों तरफ एटम बम है। एटम बम है। फ़लस्तीन का मसला जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला कश्मीर है। ओके। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एटम बम है। आपको पता है ना ये जंग जो हुई है कश्मीर पर हुई है, जी। पाकिस्तान की। थोड़ा-सा अगर कुछ होता तो एटम बम गिर जाते, दुनिया तबाह हो जाती और दुनिया तबाह होती तो कौन बचता इस पर? तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, लोगों के बुनियादी हकूक़, बल्कि उनका वो राइट जो सेल्फ डिटरमिनेशन का राइट है उनका, उनको देना चाहिए। और जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है कश्मीरियों को, उनका हक है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया वहाँ पर। वहाँ पर कितने ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कश्मीरी इस वक़्त जो है ना वो अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए बात कर लें उनसे, तो फट कर सामने आ जाते हैं सीने। सिर्फ़ 2017 में जो रिपोर्ट यूएन के गोरे ने वहाँ पर पेश की तो रिपोर्ट रखकर वो रोने लग गया। उसने कहा 5 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी तक इंडियन आर्मी ने उनके साथ रेप किया है। मुख्तलिफ औरतों के लेकिन ये किस्से। पूरी दुनिया को पता तो है। पूरी दुनिया यूएन को में रिपोर्ट्स अच्छा पेश की मैं जाती हैं, बताता लेकिन हूँ, ताकतें जो मैं बैनुल-अक़वामी बताता हूँ। ताकतें हैं, वो इसके ऊपर एक्शन नहीं देखें लेती। हम ये समझते हैं एज़ अ पाकिस्तानी कि हम कश्मीरियों के मकबूज़ा कश्मीर के लोगों के वकील हैं हम। सही है ना? हमारा काम है वो तो अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकते ना, हमारा काम है उस आवाज़ को बयान करना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग उस आवाज़ को नहीं बयान करते। उस सच को जो इंडिया अपना झूठ बेच देता है, हम अपना सच नहीं बेच सकते दुनिया को। वजह ये होती है कि हम इस पर सोचते नहीं हैं। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें काम करने ज़्यादा की ज़रूरत। बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने आपके साथ सैयद अली गिलानी साहब का यही नारा था ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। हुँ। हम भी इसी तरह से समझते हैं और सैयद हमारी अली। तरफ से भी ये नारा हाँ, होना चाहिए कि हम हाँ, सब कश्मीरी हैं, हाँ, कश्मीर हमारा कश्मीर है। हमारा है। इसी तरह फ़लस्तीन की भी बात करते हैं, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दुनिया की नज़र में इंसानी हकूक़ अहम हैं, लेकिन सिर्फ़ रिलिजन बेस हैं। तो क्या इस चीज़ को देखते हुए आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को, मुसलमान ममालिक को इस बारे में सोचना चाहिए, और जो ओआईसी बना हुआ है, एक मुसलमानों का एक इत्तेहाद है, उसको मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद मज़बूत करने की ज़रूरत है, और वो सारे मुसलमान मिल के अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ दुनिया के सामने? कौन से ममालिक आवाज़ उठाएँ? इस्लामी ममालिक, कहाँ है? 57 इस्लामी ममालिक कहाँ है वो? दुनिया में। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, उसका मफ़हूम है अगर तुम्हारा भाई सुख की नींद ना सो रहा हो ना, तुम पर नींद हराम है। 78,000 से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन में मर चुके हैं। 78,000 इन दिनों में, पहले नहीं इन दिनों में 78,000। सिर्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा कहता है 50 अरब डॉलर लगेंगे सिर्फ़ उसको नए तामीर करने में, 50 अरब डॉलर। ओके। तो आप आप समझते हैं कि इसके कसूरवार मुसलमान खुद इसके हैं? कसूरवार मुसलमान खुद हैं और दूसरी बात ये है कि दुनिया के अंदर मुसलमान रियासतों के पास सब कुछ है मौजूद। लेकिन एक चीज़ मौजूद नहीं है, वो है इनिशिएटिव, फ़ैसला लेने की सलाहियत। फ़ैसले की तरफ जब भी देखते हैं ना, तो वो कहीं और देख रहे होते हैं। फैसला अभी पाकिस्तान ने लिया है ना। आप जो अभी 20 नुकाती एजेंडा पेश हुआ है, और जो ट्रम्प साहब का पीस एग्रीमेंट है, उसको कैसे देखते हैं? और उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है कि पाकिस्तान ने इस मामले को पेश किया, और पाकिस्तान का कलीदी किरदार था नहीं, इसमें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरा है 10 मई के बाद, इसमें 2 राय नहीं है।
शायद सल्तनत उस्मानिया के बाद दुनिया में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फतह है। और वो जो कहा जाता था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके फ़ैसले पाकिस्तान से होंगे, इस तासुर को अब दुरुस्त समझा जाए। नहीं, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ फिर या शेख अपनी-अपनी देख के चक्कर में लग जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। मसला ये है कि ये जो ट्रम्प साहब के 20 नुकात हैं, उन 20 नुकात के अंदर जो उनके बयान है, उसमें ये है कि फ़लस्तीनियों के हाथों में चूड़ियाँ पहना दी जाएँ और तलवारें जो है वो इसराइल के हाथ में हों इसराइल के हाथ में दे दिया है। और जैसे चाहे वो करें। तो एक तो बात ये है कि वो इस हवाले से थोड़ा-सा गलत है। दूसरी बात ये कि एक इनिशिएटिव ठीक है कि लोगों को रिलीफ़ मिले वहाँ पर। हम भी सिर्फ़ जंग-जंग की बात ना करें, हम ये ना बात करें, बल्कि जो भी हल फ़लस्तीनियों को कबूल हो, वो हमें कबूल है। ओके। हमें कोई ऐसा हल कबूल नहीं है जो मैं कबूल करूँ लेकिन वो फ़लस्तीनी ना कबूल करें, इस पर बात करने की ज़रूरत है। और फ़लस्तीनी इस वक़्त इस मसले को समझते हैं, वो समझते हैं ये नुकात उनके लिए ठीक हैं, तो हम उस पर और पाकिस्तान का स्टांस भी यही है कि उसका फ़ैसला फ़लस्तीन का फ़ैसला हाँ, फ़लस्तीनियों हाँ, की मर्ज़ी से मर्ज़ी होना से चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर वो समझते हैं तो ठीक है। अब सर बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली सारी चीज़ों पे। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जैसे पहले आपको बताया था कि हमारे प्रोग्राम में 5 सेगमेंट होते हैं। तो पहला सेगमेंट जो है वो सवाल और जवाब का। सवाल तो और भी बहुत हैं लेकिन मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ, फिर वाक़ई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे। अभी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और दूसरे सेगमेंट में आपके सामने कुछ नाम लूँगा, एक लफ्ज़ में आपने उसका जवाब देना है। जो भी आपके माइंड में आए खुल के आप जैसे पहले आपने खुल के बातें की, उनको भी खुल के जवाब दें। तो अगर मैं क्योंकि इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है, तो इंसानी हकूक़ का लफ्ज़ आपके सामने आए तो आपके माइंड में क्या लफ्ज़ आता है? और ये हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है बस एक लफ्ज़। ये हमारा दूसरा सेगमेंट होता है। तो इसमें एक लफ्ज़ में कहूँगा, आपने एक लफ्ज़ में उसका ठीक जवाब है, देना है। चलिए। तो इंसानी हकूक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दिए हैं, अल्लाह के रसूल ने दिए हैं हमें। ओके, इंसाफ़, अ, कुरान, रियासत, मदीने की आज़ादी, अ, कायद-ए-आज़म ने जिस तरह कहा हर शख्स को आज़ादी है अपनी मज़हबी इबादतगाह में जाने की। अवाम। उम, अल्लाह की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियाँ बनाएँ, रियासत अपनी मर्ज़ी से बनाएँ। ओके। अब इसी सेगमेंट में एक और हमारा रैपिड फायर होता है, उसमें आपने येस और नो में सवाल जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूँगा, आपकी हाँ या ना से हमें पता चल जाएगा सिचुएशन। तो पहला सवाल है, रियासत ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर पा रही। सही है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल को हुकूमत की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलती है, कारण है नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता। तो ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मसला ये है कि अ, जब कंधे पर बोझ लिया तो बहुत सारे लोग अपने इस काम को हमारा काम समझते हैं, वो हमें मदद करते हैं। ओके, मतलब दोस्तों की और बहुत हाँ, जगह से हाँ, मदद आ जो ये जाती है। समझते हैं कि नैरेटिव ये वाला ठीक है, हमें सपोर्ट करते हैं। हम ओके, देखें एंटी रियासत हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। ओके। जहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं उसको हम बयान करते हैं और लेकिन रियासत की जानिब से आपको सपोर्ट नहीं मिलती। नहीं मिलती। रियासत करती ही नहीं है सपोर्ट हमें। पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतें मुकम्मल तौर पर महफूज़ हैं। बिल्कुल महफ़ूज़ हैं। पुलिस टार्चर हमारे निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही बात। ये वैसे बहुत मेरे ख़्याल में बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसके ऊपर मज़ीद मेरे ख़्याल में काम होने की ज़रूरत है। ये कैसे कम कैसे हो देखें, ये सकता है? कम ऐसे हो सकता है जब आप पुलिस के अंदर जो है ना वो सियासी भर्तियाँ ना करें, पैसे के बेस पर लोगों को नौकरियाँ ना दें, मेरिट पर दें और लोगों को समझाएँ कि पुलिस की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर उनका हक देने की है और लोगों को भी पता चले कि पुलिस उनको अगर टॉर्चर करती है या कोई यानी कि मेंटली टॉर्चर करती है, ज़हनी टॉर्चर करती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैं ओके, ये नहीं कह सकता कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं और हो रही हैं। ओके। लेकिन उसमें वक़्त लगेगा क्योंकि पाकिस्तान को 70 साल हुए हैं बने हुए। टाइम लगता है लोगों को सीखने में, आहिस्ता-आहिस्ता सीख सीखते जाएँगे। हैं। आम शहरी को इंसाफ़ नहीं मिलता, आम शहरी अपना इंसाफ लेना ही नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता। लेना नहीं चाहता। लेने से मुराद ये है कि वो लेना चाहता है तो बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिलता है। वो वो जो है ना वो कानून को समझता ही नहीं है, उसको डील ही नहीं करना आता। और डील ना करने की वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है वो लोग आपने अमूमन सुनी होगी अल्लाह ताला बचाए अस्पताल जाने से और अदालत जाने से या थाने जाने से। लोग डरते हैं इस चीज़ों से। अब सीधी-सी बात है मैं टेस्ट कराने अस्पताल ही इसलिए जाऊँगा। डरते हैं क्योंकि उनके हालात उनको वकील के पास जाएँगे वो पैसे माँगेगा, पुलिस के पास जाएँगे वो हमसे पैसे राब्ता माँगेगा। करें, हम नहीं देंगे पैसे। आप बगैर पैसों के केस लड़ेंगे हाँ, उनका। लड़ेंगे केस।
बहुत सारे लोग वही नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं, अगर आपका कोई इशू है, कोई भी किसी भी किस्म का आप केस करना चाह रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंसानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन हैं जमशेद हुसैन साहब, इनसे आप रब्ता करें, ये आपका केस फ्री में लड़ेंगे। हुकूमत भी लड़ती है, हुकूमत के पास भी बहुत सारे वकील हैं, बहुत हेल्प लेकिन करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि कमज़ोर के केस 10-10 साल, 15-15 साल चलते हैं और फ़ैसला ही नहीं होता। फैसला देखें होता क्या है कि हमारे यहाँ अदलिया के निज़ाम में बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अदलिया जो है ना मुक़द्दस गाय नहीं है। ओके, और ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो जज फ़ैसला करता है वो अल्लाह और रसूल का फ़ैसला नहीं होता। गलत भी हो सकते हैं, गलत भी हो सही सकता बात है, है। उसकी राय हो सकती है, उसको ना और अल्लाह का इसीलिए आपके पास से एक ऑप्शन होता है कि आप हाँ, उसके अपील में खिलाफ जाएँ अपील हाँ। कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि फ़ैसलों पर जो है ना वो दूसरी बात है कि अदालतों को स्मार्टी केसेस को देखना चाहिए, स्मार्ट तरीके से केसेस को देखना चाहिए। सही बात है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केस के बगैर हल हो सकती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ खुला के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं अदालतों में कि अदालतों को दूसरा काम ही नहीं है उससे निकालने। उसके लिए एक अलग से कमेटी बना लें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पुलिस और आवाम के दरमियान कमेटियाँ बननी चाहिए। यानी कि हम जो है ना वो इस बात की कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो है वो सियासी नुमाइंदा जो मकामी काउंसलर है और पुलिस है और जो लोग हैं वो अब बैठकर अपने मसाइल हल करें। सही बात है, अहम हर बात है। और हाँ, मतलब एक छोटा-सा इश्यू हाँ, होता है, वो उठा के हाँ, हाई कोर्ट और हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ले हाँ। जाते हैं, तो वो अगर और ज़्यादा लोकल जायदादों सतह के पर हल मसले होना चाहिए। ज़्यादा हैं, लोगों के जायदादों के मसलों पर भी थोड़ी-सी बात करने की ज़रूरत है। उस पर लोगों को समझाने की और ये जो ज़रूरत है। आपने पहले पॉइंट दिया था कि बेसिकली हमारी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, थानों में जगह नहीं होती और कैदी बहुत हाँ, ज़्यादा हैं। जेलों इसी में तरह जगह नहीं है। अदालतों में जो जज हैं वो कम हैं और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तो ये ज़्यादा। भी एक रीज़न है, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। थोड़ा-सा और दूसरी बात है अदालतों को भी थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए। अगर आप अदालत चले जाएँ, आपके यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम एसी में बैठे हुए हैं, ठंडक में बैठे हुए हैं। जिनकी ज़िम्मेदारी वो बेचारे गर्मी में सड़ रहे होते हैं। उनके लिए भी अदालत में एसी नहीं लगा होता, नहीं जज जी, के नहीं, सामने तो नहीं। एसी होता है। नहीं जज जी, नहीं लगा होता। आप मजिस्ट्रेट की अदालत में चले जाएँ, बेचारे वैसे ही गर्मी में सड़ रहे होते हैं। वो तो छोटे जज हैं ना, बड़े जजों को जज देखें तो जज कितनी होता है फैसिलिटीज़ छोटा मिली वो जाती आपको पता है ना है। छोटे जज ने नवाज़ शरीफ को जो है ना वो सज़ा दी थी, सही बात है, मजिस्ट्रेट अहम ने। बात की आपने। अच्छा, मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो आपको लगता है कि मीडिया इंसानी हकूक़ के हवाले से जो किरदार है वो अदा कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इंसानी हकूक़ पर पाकिस्तान में सियासत होती है, होती है। होती है। और अगर ये सियासत कम की जाए और मीडिया अपना किरदार अदा करे तो मेरे ख़्याल में ये मसाइल हम हल कर सकते हैं। सियासत अगर बढ़ जाए तो इंसानी हकूक़ के मसाइल ही हल हो जाएँ। यानी कि सियासी तौर पे अगर पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाए तो इंसानी हकूक़ के मसाइल हल हो जाएँ। बहुत अहम बात है, सियासी अदम इस्तेकाम जो है ये भी एक वजह है इस इंसानी हकूक़ की बुहरान की, हुँ। बिल्कुल। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और इस सेगमेंट में ये सेगमेंट है हमारा किस्मत आपकी। इसमें आपकी किस्मत आपको कुछ भी बना सकती है। और आज हम देखते हैं आज की जो आपकी किस्मत है, इस किस्मत के मुताबिक अब आप पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं। और आपके सामने पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। आपके सामने एक केस है और वो जो केस है वो ये है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से आपने हुकूमत को कोई सजेशन देनी है या आपने एज़ अ चीफ़ जस्टिस उसके ऊपर फ़ैसला देना है। आप क्या फ़ैसला देंगे? क्या हुक्म होगा आपका हुकूमत के लिए? देखिए हुकूमत के लिए तो पाकिस्तान का आइन ही मुकद्दम है। हुकूमत को यही फ़ैसला देना होगा कि इंसानी हकूक़ के जो आइन के अंदर पाकिस्तान में दर्ज झेल नुकात हैं उस पर अमल करे। ओके, और उसको अमल करने के लिए जो ना स्पीडी तौर पे पाकिस्तान के हर डिप्टी कमिश्नर के पास एक इख्तियार होता है, उसके पास एक ह्यूमन राइट्स कमेटी होती है जो मसाइल को देख ले। हर चीफ जस्टिस के पास एक ह्यूमन राइट्स कमेटी होती है, हर जस्टिस के पास होती है, उसको वो करे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं अगर चीफ जस्टिस होता तो मैं तो इस बात की कोशिश करता कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, उन सारे केसेस को एक ही बेंच पे लेकर आ जाता, चाहे छोटा हो या बड़ा मसला। और वो सारी बेंच जो है ना उसको सर्वे करती कि मसाइल है क्या, इंसानी हकूक़ का मसला या पर्सनल कोई मसला है। उसको एक साथ बैठकर उसकी जो है ना वो एक रिसर्च करता और उस रिसर्च बेस पर एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करता। उस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से लोगों को बताता कि इंसानी हकूक़ के मसाइल ऐसे हल हो सकते हैं। और यही हुकूमतों को बिठाकर बताता कि भई ये इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, ये हमने रिसर्च की है। इसका हल ये निकला है, इस पर अगर आप काम करेंगे तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के बहुत अहम मसाइल हल हो सजेशन है आपकी। अगर हुकूमत इसके ऊपर काम करे तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे मसाइल हम हल कर सकते हैं। और ये जो आपने ये सजेशन दी मेरे ख़्याल में बहुत अहम है, इसके ऊपर हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए अच्छा कोशिश करेंगे कि ये हुक्मरानों तक पहुँच जाए, बाकी उनकी अच्छा मर्ज़ी। मैं एक एक बात और करना चाहता हूँ इस पे जी। ना, जहाँ आपने इतनी सारी बातें की।
इंसानी हकूक़ को मग़रिब का मसला नहीं समझना चाहिए। ओके। ये नहीं समझना चाहिए कि इंसानी हकूक़ जो है ना मग़रिब से आए हुए हैं। इंसानी हकूक़ जो है ना अल्लाह के रसूल और उससे पहले के अंबियाओं ने हमें तालीमात दी और अल्लाह ने ये तालीमात दी हैं। हमें उसे ओबे करना चाहिए जो हमारे इंसानी हकूक सबसे ज़्यादा हमारे दीन हाँ, इस्लाम अच्छा के अंदर हाँ, अच्छा दूसरी कायम बात है। ये कि हमें जो है ना इसको बहुत ज़्यादा वो लेना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की दुकानें बनी हैं मज़हबी तौर पे। वो ये समझते हैं इंसानी हकूक़ तो मग़रिब की वो है। ये तो हुँ, उनका एजेंडा है। ये दरअसल हमारा एजेंडा है। हमें इस पे बात एग्ज़ैक्टली। करनी चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। ये हमारा मसला है और यही बात हमें अपने नौजवानों को समझानी चाहिए और उससे दूर नहीं भगाना चाहिए। बहुत अहम बात है और जिस तरह हमारा मज़हब है, दीन को अगर आप देखें तो हमारे जो अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो पूरी इंसानियत के लिए, ना बिल्कुल, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है वो भी पूरी रहमतुल लिल इंसानियत के लिए। आलमीन बिल्कुल, है, तमाम आलम के लिए, तमाम बिल्कुल, इंसानों के लिए रहमत बनकर बिल्कुल, आए हैं। बिल्कुल। तो ये तो हमारा बिल्कुल हमारे दीन का और हमारा बुनियादी ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये किसी एक फ़िरके का, किसी एक मज़हब का या किसी वेस्ट का इन किसी एक का मसला नहीं है एजेंडा बल्कि नहीं है। पूरी लेकिन इसको इंसान ना बनाया जाए, मज़हबी एग्ज़ैक्टली लोगों से गुज़ारिश ये है इसको मग़रिब का मसला ना बनाया जाए, इसको अपना मसला लें असला मसला अपना और लोगों मसला को समझा जाए। सिखाएँ कि बुनियादी हक है क्या। ओके। और दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि हुँ, हम इंसानों के हवाले से सबसे कितना ज़्यादा जो ज़्यादा है हम सीरियस हैं एग्ज़ैक्टली इस पर। बिल्कुल। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और अगला सेगमेंट है ट्रुथ एंड डेयर। ये आजकल बहुत मशहूर है हमारी जेन ज़ी में, तो हम आपसे कुछ इस हवाले से खेलेंगे ट्रुथ एंड डेयर में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सच और कुछ आपसे करवाना चाहेंगे। तो आप पहले तो ये बताएँ कि ट्रुथ में हम आपसे पूछते हैं कि आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। क्या कभी कोई ऐसा केस हुआ हो इंसानी हकूक़ के हवाले से जिसके ऊपर हुकूमत की जानिब से या किसी भी इदारे की जानिब से प्रेशर डाला गया हो कि आप इसको छोड़ दें? बहुत सारे स हैं। बहुत सारे हैं। कोई एक बताना पसंद करेंगे? बहुत सारे से मुराद ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हुकूमतों को डायरेक्ट हिट कर रहे होते हैं। हुकूमत कहती है नहीं आप इस पर ना करें ज़रा, प्रेशर डालती है, प्रेशर डालती है। तो फिर आप छोड़ देते हैं वो। नहीं हम करते हैं अपना काम, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अभी अगर अभी की बात की जाए कोई रीसेंट पास्ट में कोई हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई आप प्रोग्राम बंद कराना चाहते हैं अपना। नहीं ऐसी कोई तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं हुकूमत के खिलाफ तो फिर आपके खिलाफ एक्शन नहीं होता? नहीं हम हुकूमत देखिए हम तो देखिए हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। ओके। हम इससे निकल कर कोई चीज़ नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का आइन बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के आइन के अंदर जो चीज़ें कमी होती है उस पर हमें बात करनी चाहिए। हम हुँ, हुँ। बात इसलिए नहीं करते कि हमें कोई हुकूमत से लड़ाई है। ओके। वो भी हमारे जिगरगोशा हैं, वो भी हमसे निकले हुए लोग हैं। कोई बाहर से आए हुए तो नहीं है ना, कोई इज़राइल से तो नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत, हुँ, हुँ। कोई अमेरिका से तो नहीं है, यहीं के लोग हैं सही बात है। और वो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, वो इसलिए आ गए हैं और उनसे बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ गलत हो सकता है हम गलत हों, वो हमें एग्ज़ैक्टली। सही कर रहे हों। आप गलत हों, इस हवाले से भी एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि क्या ऐसा भी है कभी आपने महसूस किया है कि बहुत सारे क्योंकि यहाँ पे जब इंसानी हकूक़ की बात आती है तो एनजीओज़ बन जाती हैं, बहुत सारे इस तरह के इदारे बन जाते हैं। अ, ये भी होता है कि इंसानी हकूक़ के नाम पे एनजीओज़ या कोई इदारा बना के सिर्फ़ फंडिंग हासिल की जाती है, फंड्स के लिए सब बिल्कुल, कुछ किया जाता है। दुरुस्त बात है ये भी होता है। ये होता है। तो बिल्कुल, इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए एक्शन इस पर। लेना चाहिए। तो आप मतलब कोई ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह की क्योंकि ये बहुत दरअसल बड़ा है क्या कि पाकिस्तान के कुछ लोगों की देखिए मैं अगर अ, मुझे एक सच पता होगा, 10 सच मुझे नहीं पता होंगे, तो मैं एक हुँ, सच हुँ। की वजह से उसके बेचारे 10 सच को क्यों खराब कर लूँ? तो सही इसलिए मेरे बात। ख्याल में नाम नहीं लेने लेकिन चाहिए। नाम लिए बगैर लेकिन ये हो रहा है आप जी, जी, मानते हैं, होता है, बिल्कुल कि होता है। मतलब एक तरफ हम हुकूमत को, अदारों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम खुद भी बहैसियत माशरा बिल्कुल, हम ऐसा भी होता है। अपने मफादात के लिए, ऐसा पैसों होता के है। लिए हम गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग करते हैं गलत। एग्ज़ैक्टली। थोड़ा आपसे डेयर ये है कि किसी एक बड़े सियासतदान या इदारे का नाम बताएँ, जिसे आप समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ज़िम्मेदार वो है, पाकिस्तान में मर चुका है, ज़िंदा है? पाकिस्तान में? नहीं, ज़िंदा नहीं, है। आप ये आपने बताना है, हमें नहीं पता वो ज़िंदा है, मर चुका है, जो भी है। पहले था, अभी था या कोई मतलब ऐसा आपकी नज़र में देखिए, मतलब आप इंसानी क्या हकूक़ समझते हैं? मैं समझता हूँ, जब भी कोई फ़ौज पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों के अंदर आकर शामिल होती है, तो वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ करती है। फ़ौज ओके, को हुकूमत नहीं देनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उनकी हुकूमत। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान का आइन होना चाहिए। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सीधी-सी बात है वो कसूरवार होती हैं, फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर उसको
शय मिल रही होती है ना। एक ओके। चीज़ गलत होती है तो फिर गलत चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वैसे जमहूरी पाकिस्तान हुकूमत में है। जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो ज़्यादा इंसानी हकूक़ को वायलेट करती हैं। नहीं देखें, कभी भी किसी यूरिन से वज़ू तो नहीं हो सकता ना। पानी तो वो भी होता है। हुँ। तो जो चीज़ गलत है उसको गलत मान लेना चाहिए। बाकी रह गई पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतें हैं, उनको अपना काम कर लेना चाहिए। गलत भी करेंगी तो ठीक करेंगी। देखें, होता क्या है कि आपको 1000 कदम की मसाफ़त तय करनी पड़ती है ना, तो 999 कदम उठाने के बाद 1000वें कदम आ जाते हैं। हुँ। ऐसा नहीं आते 4 कदम के बाद आप अपने हाथों से चलना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं होता, टाँगों से ही चलना पड़ता है। वक़्त लगता है चीज़ों को ठीक होने में। आहिस्ता-आहिस्ता। पाकिस्तान में दरअसल है क्या, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब कांग्रेस से पहला इलेक्शन हार गए, तो कांग्रेस ने अपने सारे फ्यूडल्स को निकाल दिया कि हम आपको इतनी एकड़ ज़मीन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें दी हुई थी। वो सारे फ्यूडल्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल गए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अल्फाज में कहा कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत गई जी। दूसरा। वो जी, उनके सारे के मशहूर हाँ, अल्फ़ाज़ हैं। और वो सारे लोग मुस्लिम लीग में आ गए और जीत गई। और फिर वो जो लोग आए तो उन्होंने अपने मफादात के तहत उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की। फिर वो सो कॉल्ड वो एक चौधरी मर गया ना, तो एक मोची बैठा हुआ था और उसका बेटा बैठा हुआ था, चौधरी का जनाज़ा जा रहा था। मोची के बेटे ने अपने बाप से सवाल किया, "अब्बा ये चौधरी मर गया तो हुण कौन बनेगा?" कहा, "उसका बेटा।" वो फिर मर पूछ गया तो फिर क्या फिर हो कहा, गया? वो मर गया तो कौन बनेगा? उसका बेटा। फिर वो पूछने लगा, "बाबा वो मर गया तो कौन बनेगा?" फिर गुस्से में मोची आया, कह रहे हैं, "सारे मर जाएँ पर तैं चौधरी नहीं बनेगा।" तो जब जिस निज़ाम के अंदर आप इस तरह की चीज़ें हों, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये हमारी आवाम को कहना चाहते हैं कि आवाम सारी ख़त्म भी हो जाएगी लेकिन वो उनको नहीं, ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि लोगों को ये अप्रोच करनी चाहिए ना, लोगों को सोचना चाहिए। अपने हक़ के लिए आज बोलना आपको चाहिए। पता है ना, अमेरिका के अंदर जो है वो एक 33-34 जी साला हाँ, नौजवान जो है नौजवान न्यूयॉर्क मुसलमान अच्छा, मेयर मुंतखब हुआ है। मेयर मुंतखब हो गया और मेयर मुंतखब होने के बाद उसने हुकूमत के खिलाफ मुंतखब हुआ। जी हाँ, अपोज़िशन का वो बंदा था जो मेयर मुंतखब हुआ, ट्रंप के खिलाफ मुंतखब हुआ। ट्रंप ने उसके हवाले से बयानात एग्ज़ैक्टली। दिए। लेकिन वो मुंतखब हो गया। उसकी वजह ये है कि वो लोगों तक अप्रोच करते हैं। चाहे जैसा भी माशरा हो, लोगों तक अप्रोच करते हैं, लोगों को आज़ादी है कि लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम जब तक सियासत नहीं करेंगे ना, देखिए ह्यूमन राइट्स का एक छोटा-सा डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन नहीं है, हम बहुत छोटे से इसमें काम जब तक सियासत नहीं करेंगे नौजवान, जब तक सियासत करने आगे नहीं आएँगे, हालात नहीं बदल सकते हैं। उनको सियासत करनी चाहिए। हमने अपनी एक हमारी यूथ मॉडल नेशनल असेंबली है, जिसका मोटिव ही यही है कि नौजवानों को सियासत सिखाएँ। ओके। जिनका लाइन ही यही है कि लोगों को पता चले कि भाई पार्लिमानी अल्फाज कैसे हैं, बात कैसे की जा सकती है। आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये पूरा हम एक काम उनको सिखाते हैं और 2-2 दिन का बलूचिस्तान में सिंध में, इस पंजाब में, इस्लामाबाद में इनकी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और 2-2 दिन हम उनको सिखाते हैं वज़ीर-आज़म कैसे बना जाएगा, ओके। अपोज़िशन कैसे होगी। जब तक ये लीडरशिप नौजवानों की नहीं आएगी, सोचने वाले लोगों की नहीं आएगी। देखिए हम जिस ऐज में गुज़र चुके हैं तो हमारी तो हम तो 2000 से पहले वाले लोग हैं। हुँ, हुँ। 2000 से बाद वाले लोग बिल्कुल नए तरीके से सोचते हैं। जी। उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ सोचने के लिए, उनके पास गैजेट है। वो मुझसे ज़्यादा गैजेट के बारे में जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी को मेरे बारे में ज़्यादा जानते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि हमें जो है ना, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए और उनको सियासत करनी चाहिए। उनको आना चाहिए लेकिन सियासत में। सियासत करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दें। जी हाँ, सियासत करने का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे ट्रोल करें किसी को। ज़िम्मेदार हाँ, सियासत हाँ, करनी चाहिए, ज़िम्मेदार सियासत करें ज़िम्मेदारी और का अपनी एहसास होना ज़िम्मेदारी चाहिए। लें कि यार मैंने कैसे चीज़ों को बदलना है। सिर्फ़ मसाइल बताकर नहीं, मसाइल का हल भी निकालने के बहुत लिए। अहम बात है जैसे वो वही है ना कि हमेशा हम सुनते भी हैं और इस पे यकीन भी है कि खुदा कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता उस वक़्त तक जब तक वो खुद ना खुद बदलना ना चाहे। बदलें। तो ये बात आपने बहुत अहम की कि हमें खुद बदलने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं और ये 5वाँ सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट होता है, इसमें आपने मुफ्त मशवरे देने हैं। वैसे तो मशवरों के आपको पता है बड़ी-बड़ी फ़ीसेस ली जाती हैं लेकिन आपने मुफ्त मशवरे और अच्छे मशवरे देने हैं। तो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान के लिए उनको आप क्या पैगाम या क्या मशवरा देना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा ये है कि वो वज़ीरों, मुशीरों, अपने एमएनए, एमपीएस से निकल कर अवाम के दरमियान जाएँ, उनके मसाइल सुनें और लोगों के पास बहुत सारा कुछ है बोलने के लिए। और हमारे यहाँ आपको पता है जमहूरियत और आमरियत में फ़र्क क्या होता है? जमहूरियत क्योंकि अवाम की नुमाइंदा होती है और अवाम के फ़ैसले उसमें जमहूरियत में ज़्यादा लोग कम लोगों पर हुक्मरान होते हैं और आमरियत में कम लोग ज़्यादा लोगों पर हुक्मरान होते हैं। और नीचे भी ऐसे ही मसला होता है। जो एमएनए किसी पार्टी का होता है दूसरे लोगों के मसाइल नहीं सुनता। हुँ, उसको दूसरे लोगों के मसाइल भी सुनने चाहिए। जो मसला है उसको हल करना चाहिए। इसी तरह से नीचे यूसी सतह पर, कौंसलर सतह पर,
यूसी चेयरमैन्स की सतह पर मसाइल सुनने चाहिए और लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत मसाइल हैं। बहुत मसाइल हैं, सही बात है। जब आप किसी टॉक शो में या कहीं किसी वज़ीर के सामने बैठे हैं, उससे बात कर रहे हो, तो आपको यही लग रहा होता है कि पाकिस्तान में तो दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन अवाम के पास हाँ, जाएँ अभी तो कुछ भी नहीं है। एक अलग कैफ़ियत है। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, क्या मशवरा देंगे? बस वही हमारा मुस्तकबिल है, उनको यही पैगाम है कि भाई पाकिस्तान तुम्हारे हाथों में है। अब जैसा चाहो तुम करो, लेकिन अच्छा ये है कि ये पाकिस्तान दुनिया पर हमेशा के लिए कायम रहे और कायम रहने के लिए तुम्हारे पास है ये पाकिस्तान। उनकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान को सँभालना। मीडिया को क्या पैगाम देंगे? सच बताएँ लोगों को, ये ज़िम्मेदारी है उनकी। सच बताएँ, बता सकते हैं? हुँ, हुँ। अब बता तो सकते हैं, लेकिन बताने से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं चल सकती ना। ओके, सच देखें, सच और झूठ में फ़र्क ये होता है कि सच को याद नहीं करना पड़ता, झूठ को याद करना पड़ता है। ओके। तो बार-बार वो झूठ बोलकर याद नहीं कर सकते उसको, सच को याद करना नहीं पड़ता। चलें, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सच बताएँ। कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के लिए क्या पैगाम है आपका? बस कानून पर अमल करें, अवाम के लिए क्या मशवरा है? अपने बुनियादी हक को पहचानें, उस पर बात करें। ये स बात करें लोगों से, सवाल करें। अपने हक के लिए सवाल करें। हाँ, जमशेद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने इस पॉडकास्ट के ज़रिए सीखी होंगी, सुनी होंगी। हमारा काम है हम हक़ाइक़ आपके सामने, सच आपके सामने लाते हैं और जिस तरह हमने अपने मेहमान से सवाल किए आपके ज़हन में, आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जो कि हमने इनसे पूछे यकीनन उनके जवाब आपको मिले होंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम इसका बुनियादी मकसद ही ये होता है कि आप आवाम के जो सवाल हैं वो हम अपने मेहमान से पूछें और जो बुनियादी अवामी सवाल हैं उसी तरह के सवाल हम करते हैं और आगे भी इसी तरह हम चलते रहेंगे। इस पॉडकास्ट में मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें ताकि मज़ीद जो आने वाले प्रोग्राम हैं वो भी आपके पास आ सकें और वो भी आप इसी तरह सुन सकें, देख सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।